देखते हैं अभी करने क्या रहेंगे आप सोचा था 90 का टाइम करेंगे आज में जुड़ के हाथ बुला के गाड़ी भी अपना ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और मेहनत करते रहिए और धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। चलिए आज हम चर्चा करते हैं आपके बीच टेस्ट नंबर 34 के प्रश्नों के बारे में। किसके प्रश्नों के बारे में? 34 के बारे में, ठीक है। चलिए, पढ़ाई कम हो रही है। पढ़ाई कैसे कम हो जाएगी? जिसको मंजिल की तलब होगी उसकी पढ़ाई कैसे कम हो जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपको अपने जीवन में लक्ष्य को पाना है और आपको अचीव करना है। जिस चीज़ के लिए आप पिछले 6 साल से इंतजार किए और पिछले 20 साल 25 साल 30 साल से मेहनत कर रहे हैं, कैसे स्वाभाविक सी बात है साहब, कैसे ये संभव है कि पढ़ाई कम हो जाएगी? और उसमें भी 1-1.5 महीने में एग्जाम हो तो। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। जिस हिंदुस्तान में घास की रोटी खा करके महाराणा प्रताप जो है सो लोगों के छक्के छुड़ा देता है, वहां का विद्यार्थी कहता है कि पढ़ाई कमजोर हो जाएगी। आइए साहब, फ्यूज के उड़ने या परिपथ के ट्रिप होने के कारण निम्नलिखित में कौन सी समस्या जो है नहीं होती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है साहब। हम्म? एक सेकंड विद्यार्थी जी। हम्म, चलिए देखते हैं। कह रहा फ्यूज के उड़ने या ट्रिप होने के कारण निम्नलिखित में कौन सा दोष नहीं होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग? सर कुछ गड़बड़ है, ऑप्शन कुछ गड़बड़ है। अच्छा देख लेते हैं, घबराना नहीं है। कह रहा है कि ओवरलोडेड सर्किट, लिमिटेड सर्विस पैनल, न्यूनतम फीडिंग लाइंस और कह रहा 240 पावर सप्लाई। तो हमारा कह रहा है फ्यूज ट्रिप होने के कारण कौन सा फॉल्ट नहीं होता है? फ्यूज ट्रिप होने के कारण निश्चित रूप से फ्यूज कब ट्रिप करता है? जब ओवरलोड हो जाती है, ठीक है, तब आपका फ्यूज ट्रिप करता है। लिमिटेड सर्विस से तो इसको कोई लेना देना नहीं है। 240 वोल्ट का पावर सप्लाई तो हम लोग डोमेस्टिक में लेते ही हैं, ठीक है। अब कह रहा है न्यूनतम फीडिंग लाइंस। अब ये न्यूनतम फीडिंग लाइंस का मतलब है ओवरलोडेड जब हमारा सर्किट होगा तभी तो देखिए कह रहा है ट्रिप, फ्यूज के उड़ने या परिपथ के ट्रिप होने के कारण कौन सा दोष नहीं होगा? तो आप जरा समझिए, हमारी फ्यूज कब ट्रिप करेगी? फ्यूज ट्रिप करेगी, फ्यूज ट्रिप होगी कब विद्यार्थी जी? जब आप ध्यान रखिएगा कि हमारा ओवर लोड हो जाएगा, हमारी करंट क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी निर्धारित मान से, ठीक है, तब ये समस्या आएगी, ठीक है। और आपका फ्यूज में यदि मेरा न्यूनतम फीडिंग जो मिनिमम करंट है, रेटेड करंट है, उससे कम यदि हम दे रहे हैं तो उसे कोई समस्या हमको पैदा नहीं होती है, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर है वो नेचुरली हमारा क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है।
क्योंकि इस सिचुएशन पर किसी तरह की परेशानी हम लोगों को झेलनी नहीं है। समझ गए कि नहीं? 240 वोल्ट तो मेरा नॉर्मल सप्लाई है, 230, 240, 250 वो तो हम अपने घरों में प्रयोग करने के लिए लेंगे ही लेंगे। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखिएगा। चलिए साहब। सर वॉल्यूम 2 बुक का कंप्यूटर नहीं बन रहा, उसमें सभी कंप्यूटर के प्रश्नों का तो समाधान किया गया है, तो फिर चिंता किस बात की है? विद्यार्थी जी, वॉल्यूम 2 जो हमारी बुक आई है प्रैक्टिस सेट की, उसमें कंप्यूटर के नए प्रश्न डाले गए हैं और उन नए प्रश्नों का विश्लेषण भी तो किया गया है। तो फिर आप क्यों चिंतित हैं? जहां नहीं बनता वहां विश्लेषण की मदद लीजिए और उससे आप अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है ना? एक्सप्लेनेशन तो किया ही गया है। डीसी शंट मोटर में चाल कह रहा है, तो साहब हमारे डीसी शंट मोटर में चाल जो होती है, समान रूप से आप समझ लीजिए कि हमारी स्पीड, हम ये मानते हैं कि हमारी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा स्पीड आपके फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेचुरली हमारे फील्ड करंट के भी क्या होता है साहब, हमारा फ्लक्स जो है फील्ड करंट का समानुपाती है, और इस हिसाब से हमारी आईए का भी क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। तो ये परिस्थिति हमारी बनती है। अब यहाँ से एक छोटी चीज हम समझते हैं, यदि फ्लक्स मेरा कांस्टेंट होता है तो नेचुरली आप जानते हैं कि मेरे स्पीड भी क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। अगर फ्लक्स कांस्टेंट होता है तो मेरा स्पीड भी नेचुरली कांस्टेंट हो जाता है। तो इस स्थिति में साथियों आपको फ्लक्स का तो कोई रिलेशन दिया नहीं है, आपको रिलेशन किसका दिया है, आर्मेचर धारा का दिया है। तो आर्मेचर धारा से आप क्या देख रहे हैं, आर्मेचर धारा के साथ आप क्या संबंध देख रहे हैं, आर्मेचर धारा के क्या हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। क्या हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। नेचुरली हम सब इस बात को महसूस करते हैं, हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि डीसी शंट मोटर की जब भी कल्पना की जाती है तो उसका विशेष प्रयोग जो है वह कांस्टेंट स्पीड के लिए फेमस है। इसीलिए हम लोग हैंड टूल्स में और कई सारे ऐसे एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं जहां गति हमारी क्या हो, सामान्य रूप से साथियों नियत हो। हाँ, ये बात जरूर है कि 100% परमानेंट फिक्स नहीं होती है, 100% कांस्टेंट नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर लोड ऊपर नीचे होता है तो उससे कहीं न कहीं परिवर्तन हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए अब यहां ध्यान देते हैं। आर्मेचर धारा के समानुपाती स्पीड नहीं होता है विद्यार्थी जी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आर्मेचर धारा के समानुपाती स्पीड नहीं होता है। आर्मेचर धारा का डायरेक्ट संबंध जो है हमारे स्पीड के साथ समानुपाती का नहीं है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने तो बताया ही है कि नॉर्मली डीसी शंट का स्पीड कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है क्योंकि फ्लक्स मेरी कांस्टेंट होती है। लेकिन आप इस बात को समझिए, ईवी बराबर पी फाई एन जेड बाय 60 ए होता है। अब यहाँ से आप देख लीजिए, एन बराबर करिएगा तो ईवी इंटू 60 ए बाय पी फाई क्या होता है, जेड हो जाता है। एन आप देख रहे हैं व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं है हमारे फ्लक्स का, ठीक है कि नहीं, टॉर्क के साथ संबंध है। हमारे टॉर्क के क्या होता है, जब सैचुरेशन की कंडीशन नहीं होती है तब आई ए स्क्वायर हो जाती हैं, क्योंकि टी समानुपाती फाई आई ए होता है और फाई जो है वो आई ए के समानुपाती होता है। तो इसलिए दोनों के बदले में हम स्क्वायर ले लें। जब सैचुरेशन की स्थिति आ जाती है तब आई ए के समानुपाती होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब कह रहा वोल्टेज रेगुलेटर सीधे ही नियंत्रित करता है, किस चीज़ को करता है साहब, तो वोल्टेज रेगुलेटर सीधे ही नियंत्रित करता है आपके फील्ड करंट को, ठीक है ना। और आप ध्यान रखिएगा फील्ड करंट आईएफ के नियंत्रण से नेचुरली हमारी क्या हो जाती है, वोल्टेज नियंत्रित हो जाती है। क्या होती है, हमारी वोल्टेज नियंत्रित हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। और ऐसे भी हम लोग विद्युत क्षेत्र की धारा को ही नियंत्रित करके क्या काम करते हैं,
ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की धारा को नियंत्रित करके ही हम लोग वोल्टेज को कांस्टेंट बनाने में सक्षम होते हैं। क्या करके सक्षम होते हैं? वोल्टेज को कांस्टेंट बनाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, रामबाण बैच है जो कि आपकी बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए विशेष रूप से चल रही है। ठीक है, और याद रखेंगे कि इस बैच में आपको थ्योरी भी, न्यूमेरिकल्स भी और कंप्लीट डिटेल हर चीज़ों की कराई जा रही है। आप इससे बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन और हमारे बाजार समिति सेंटर से ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ये बैच आपकी परीक्षा में सफलता के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। शशांक जी, आपसे मेरा विनम्रतापूर्वक नम्र निवेदन है कि हम जो आज चर्चा कर रहे हैं वो टेस्ट नंबर 34 BSPSL के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। अब इस टेस्ट में अगर न्यूमेरिकल होगा तो न्यूमेरिकल भी आएगा, अगर न्यूमेरिकल नहीं होगा तो नहीं आएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हम न्यूमेरिकल ही देने का प्रयास मैक्सिमम करते हैं, लेकिन जो परीक्षा का स्टैंडर्ड है उसी को फॉलो करके करते हैं। नहीं तो अगर 5 न्यूमेरिकल से ज़्यादा होता है तो आप लोगों का हमको बहुत आशीर्वाद मिलता है, अगर 5 से कम रहता है तब भी आपका आशीर्वाद मिलता है। तो आपके आशीर्वाद की हमेशा प्रतीक्षा रहती है, इसलिए चिंता मत करिए। ठीक है, आइए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। प्रेरण मोटर निम्नलिखित पर कार्य करती है। प्रेरण मोटर जो है साहब जी, आप सब नाम से ही जानते हैं। क्या नाम है इसका? इंडक्शन। तो इंडक्शन नाम से स्पष्ट है कि यह साहब जी आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, याद रखिएगा ये क्या काम करता है? फैराडे का, फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है साहब? फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। और हम सीधे शब्दों में कहें तो म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत जो मेरी ट्रांसफार्मर में साहब लागू होता है वही यहाँ पर भी लागू होता है। बस अंतर यही है, इसीलिए इसका नाम भी इंडक्शन पड़ा है। अंतर यही है साहब कि हमारे ट्रांसफार्मर के दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी अस्थिर होते हैं। यहाँ प्राइमरी तो अस्थिर रहता है लेकिन सेकेंडरी आपका क्या होता है साहब? ध्यान रखिएगा, लेकिन सेकेंडरी आपका क्या होता है? रोटेट करता है। तो जब रोटेटिंग सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का डिजाइन कर दें, जब क्या कर दें? रोटेटिंग सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का डिजाइन कर दें, तो नेचुरली यह हमारी क्या हो जाती है? इंडक्शन मोटर हो जाती है साहब। इसके स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग होती है। क्या होती है? 3 फेज वाइंडिंग होती है इसके स्टेटर में। और इसके स्टेटर को हम लोग 3 फेज AC सप्लाई देने का काम करते हैं। विद्यार्थी, इस मशीन का स्पीड, इस मशीन का स्पीड हमेशा सिंक्रोनस से कम होता है, इसीलिए इसको असिंक्रोनस मशीन कहते हैं। यानी ऐसी मशीन जिसकी गति सिंक्रोनस के बराबर ना हो, उससे कम हो, इसी को अंग्रेजी में एसिंक्रोनस मशीन के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं विद्यार्थी जी, यह आपका सिर्फ और सिर्फ AC पर संचालित होती है। इसको सिर्फ इसके स्टेटर को सप्लाई देना पड़ता है। क्या होता है? इसके स्टेटर को सप्लाई देना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, क्या करना पड़ता है? इसके स्टेटर को सप्लाई देना पड़ता है, रोटर को कोई सप्लाई नहीं देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है साहब? रोटर को कोई सप्लाई नहीं देना पड़ता है। इसीलिए सिंगल एक्साइटेड मशीन होती है। क्या होती है? सिंगल एक्साइटेड मशीन होती है। और तो और विद्यार्थी जी, यह जो मशीन है सिंगल एक्साइटेड होने के साथ साथ ये सेल्फ स्टार्टिंग भी होती है। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या है साहब? इसमें स्टार्टर की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका जवाब आपको मिल गया, केवल और केवल किस सप्लाई पर साहब? AC पर काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब जी। अभी आपके बीच जो हमारा सेशन आ चुका है, ध्यान रखिएगा, अब टेस्ट का सेशन 5 आपके बीच आ चुका है। और सेशन 5 में आज जो टेस्ट होगी वो सेशन 5 में होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सेशन 5 जो है यह आपको अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर, जहां सेशन 1, 2, 3, 4 और 5 उपलब्ध है। अभी तक में 40 टेस्ट सभी में 10-10 फुल हो चुके हैं और 5वें में टेस्ट अब आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो आप लोग सेशन 5 से जुड़िए और अपनी तैयारी करिए। जिन लोगों को भी प्रैक्टिस करना है वो सब हमारे इस प्रैक्टिस सेशन से जुड़ करके और यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट से जुड़कर आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र कहां पर साहब बनता है?
तो ये है मेरा अल्टरनेटर। देखिए साहब, माइकल फैराडे ने कहा था या तो आप चारों ओर क्या करिए, या तो चारों ओर साथियों आप चुंबकीय क्षेत्र को अस्थिर रखिए और बीच में आर्मेचर को, कंडक्टर को रोटेट कराइए। अगर ऐसा करते हैं तो रोटेट करता हुआ कंडक्टर हमारे आर्मेचर के फ्लक्स को क्या करेगा साहब, हमारा रोटेट करता हुआ आर्मेचर स्टेटर के अस्थिर फ्लक्स को काटता है, ईएमएफ उत्पन्न होती है। लेकिन फिर विद्यार्थी जी ध्यान रखिएगा, फिर ये ध्यान रखिएगा क्या होता है साहब, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिएगा कि दूसरा चीज इन्होंने कहा कि यदि मेरा क्या हो जाए, मेरी कंडक्टर स्थिर रहे और आर्मेचर का क्या हो साहब, फ्लक्स, तो यहां पे आर्मेचर तो उसको कहेंगे नहीं, वह तो मेरा हो जाएगा फील्ड फ्लक्स और आपकी आर्मेचर क्या हो जाएगी, अस्थिर, यानी वो स्टेटर में चली जाएगी। तो जब मेरी आर्मेचर अस्थिर हो यानी कंडक्टर अस्थिर हो और उसके बीच हम चुंबकीय क्षेत्र को रोटेट कराते हैं तो घूमता चुंबकीय क्षेत्र किसको काटता है साहब, अस्थिर कंडक्टर को काटता है, ईएमएफ उत्पन्न होती है। ये काम कहां पर होता है, अल्टरनेटर में होता है और तब हम अधिक मात्रा में वोल्टेज को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए आप याद रखिएगा मेरे अल्टरनेटर में उल्टा कंसेप्ट है, यानी आपके स्टेटर के खांचों में ही क्या है साहब, मेरी वाइंडिंग है और वो भी आपकी क्या है साहब, कंडक्टर्स हैं यानी आर्मेचर है, और ये आपका रोटर है, चाहे सिलिंड्रिकल हो चाहे आपका साहब सालियन पोल टाइप का हो, ये रोटर में ही फील्ड वाइंडिंग हमें प्राप्त इंस्टॉल करते हैं और उसे हम डीसी एक्साइटेशन दे करके चुंबकीय क्षेत्र विकसित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, रोटर में चुंबकीय क्षेत्र होता है। कहां होता है, चुंबकीय क्षेत्र रोटर में साहब हमें प्राप्त होता है। आर्मेचर अस्थिर है, क्या है, आर्मेचर अस्थिर है। चलिए साहब देखिए, जो ऑप्शन है उसी पर रहिए और उसी के आंसर की बात करिए। एनालिसिस बहुत ज्यादा करना उचित नहीं है। हम कल्पनाओं में जीना छोड़ करके यथार्थ पर जीना शुरू कर दें, जीवन बेहतर हो जाता है। ठीक है, नहीं तो आप 100% परेशान रहेंगे। ठीक है, हमारे पास जो चीज है उसको हम संरक्षित कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, हमारे पास जो चीज है उसको हम संरक्षित कर ही नहीं पाते हैं, जो नहीं है उसके लिए हमेशा हम जो है परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, रोते गाते रहते हैं। तो इस पर मत जाइए। ठीक है, पढ़ाई पर ही विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। सिंगल फेज मोटर के मामले में किस कैपेसिटर को प्राथमिकता दी जाती है, तो साहब जी सिंगल फेज मोटर के मामले में डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का ही प्रयोग करते हैं। यानी ऐसा कैपेसिटर जहां डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में हमने किसका प्रयोग किया है, इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया है। आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो है वह हमारा एक प्रकार का क्या है साहब, लिक्विड कंडक्टर के रूप में काम करता है। और इस इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, बैटरियों में, सेल में, इन सारी जगहों पर साथियों करते हैं। आयंस के माध्यम से यहां पर धारा का प्रवाह होता है। क्या होता है, आयन के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइट में। तो राइट आंसर क्या दे दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर यूजिंग इन द केस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये कहां पर करते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तीन फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग सामान्यतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है साहब जी। हम लोग डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, हालांकि इसका प्रयोग जनरेटिंग स्टेशन में वोल्टेज बढ़ाने में भी करते हैं, लेकिन हम इसका विशेष प्रयोग कहाँ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। और जब डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, स्टार हो गया तो मेरे पास 3 फेज और 4 तार की क्या हो जाती है, प्रणाली विकसित हो जाती है। क्या होती है, 3 फेज और 4 तार की प्रणाली विकसित हो जाती है। अब 3 फेज 4 तार की जो प्रणाली विकसित होती है, तो इसी से तो क्या करेंगे, एक फेज, एक आपका न्यूट्रल होता है और RYB आपका फेज होता है। तो मान लीजिए कोई भी फेज एक न्यूट्रल लेकर के हम बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, कोई भी फेज और न्यूट्रल लेकर आराम से 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, 250 वोल्ट का वोल्टेज हम प्राप्त करते हैं। अपने घरों में तो हम यही सप्लाई लेने का काम करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वितरण हो जाएगा, जिससे डायरेक्ट कौन जुड़ा होता है साहब, कंज्यूमर जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है, कंज्यूमर, हम आप इसी से जुड़े होते हैं। द राइट आंसर इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए बहुत अच्छा है, आप लोगों का जवाब बेहतर आ रहा है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन इज नॉट द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां वितरण है, इस जगह पर अंग्रेजी को सुधार लेना है, यहां डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज सेकेंडरी वितरण। वितरण का इंग्लिश डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑपरेशन का इंग्लिश ट्रांसमिशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? ऑप्शन बी है। ठीक है, आइए साहब, ट्रांसफार्मर का मूल कार्य किसमें परिवर्तन करना है? देख लीजिए साहब, ट्रांसफार्मर जो हमारी होती है V1 I1 इक्वल टू V2 I2 होती है साहब। मेरा पावर भी यहाँ कांस्टेंट होता है और मेरी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इस दोनों में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, मेरी करंट घटती है, तो नेचुरली वोल्टेज घटेगा और करंट यहां बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी आप वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं और करंट को घटा बढ़ा सकते हैं। यही दोनों चीजों को कम ज्यादा आप कर देते हैं। क्या होता है? यही दोनों चीजों को आप कम ज्यादा कर देते हैं। तो यहां पर तो करंट कहीं दिया नहीं है, आपका आवृत्ति भी जो है फिक्स है, पावर भी फिक्स है, रेटिंग तो जितने का निर्धारित किए उतने का है। तो स्वतः आप क्या कर सकते हैं? वोल्टेज में परिवर्तन। तो नेचुरली वी आर सेइंग दैट कि किसके मान में परिवर्तन हो रहा है? वोल्टेज के मान में परिवर्तन हो रहा है। और बात भी सही है साहब, ठीक है कि नहीं? बात भी बिल्कुल सही है। तो जब वोल्टेज बदलता है तो नेचुरली, अब जब वोल्टेज बदलता है करंट भी बदलती है, लेकिन ये बदलाव जो है साहब वो क्या होता है? बदलाव क्या है साहब? ध्यान रखिएगा, बदलाव जो है साहब वह हमेशा एक बात याद रखिएगा कि हमारा बदलाव ओम्स लॉ का पालन करने नहीं देता है। हमारी ट्रांसफार्मर कभी भी ओम्स लॉ का इस्तेमाल नहीं करती, ओम्स लॉ का इस पर पालन नहीं होता, उसको लागू नहीं करती, क्योंकि यहां पर भी आई के समानुपाती नहीं होती। धारावाहक चालक पर इंसुलेशन देने का क्या प्रयोजन है? बड़ा अच्छा प्रश्न है साहब जी। याद रखिएगा, हमारी जो यहाँ पर धारावाहक चालक है यानी आपकी कंडक्टर है, ऐसा चालक जो हमको बिल्कुल क्या करे साहब जी, जो बिल्कुल क्या करे, हमारी करंट को बहुत आसानी से पास करवाए। जनरली हम कॉपर के कंडक्टर का यूज करते हैं और इसके ऊपर हम इंसुलेशन का लेयर यानी पीवीसी का लेयर लगा देते हैं, इसीलिए ताकि हम भी अगर कभी टच हो जाएं तो हमें झटका ना लगे, और साथ ही साथ साहब प्रिवेंट लीकेज करंट यानी धारा लीकेज से भी सुरक्षा और बिजली के झटके से भी सुरक्षा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों। इन दोनों चीजों से सुरक्षा के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, हम इस दोनों का प्रयोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ लीकेज करंट को रोकना और शॉक से, विद्युत के झटके से बचना, ये दोनों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब के टिमटिमाने का क्या कारण हो सकता है? ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है साथियों। आज का क्वेश्चन तो काफी मजेदार है। हालांकि यहां जो संबंध है साहब, लूज कॉन्टैक्ट, लो सर्किट वोल्टेज, खराब स्टार्टर, ये सब में से अब कौन सा सही उत्तर होगा? ये जल्दी आप जवाब दीजिए विद्यार्थी जी। ये सब में से कोई इसका कारण नहीं है, समझ गए? इस सब में से कोई इसका कारण नहीं है। इसका कारण है साहब लो फ्रीक्वेंसी का होना। क्या है? लो फ्रीक्वेंसी का होना, निम्न आवृत्ति का होना, यह इसका सबसे मुख्य कारण है, जिसके वजह से आपका ट्यूब क्या होता है? टिमटिमाता है, फ्लिकरिंग करता है। क्या होता है? फ्लिकरिंग करता है, जलता बुझता है, भग 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 करता है। जैसे नहीं होता है भूख भाग एकदम कर रहा है, टिप टिप। जैसे आप लोगों को हॉरर जो भूत वाला मूवी वगैरह आप लोग देखते ही होंगे, ठीक है, और वो सब जो स्थिति रहती है तो उसमें बहुत बार ऐसे चरचर चरचर करेगा, टिमटिम करेगा, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? ठीक है, लगेगा एकदम डरावना जैसा। ठीक है, तो वो जो भग भग बोलिए, भुक भुक बोलिए, जो भी बोलिए, वो सब स्थिति पैदा होती है किसके कारण से? लो फ्रीक्वेंसी कारण से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। स्विच का कार्य है, ध्यान दीजिएगा, स्विच का क्या काम है? स्विच का काम है, ये हमारी फेज की तार है और इसका साहब जी सप्लाई की कंटिन्यूटी को चालू करना या बंद करना। ठीक है, क्या है साहब? सप्लाई की कंटिन्यूटी को चालू करना या बंद करना। इसलिए जो फाइनल आंसर है वो हम क्या दे देंगे? ऑप्शन नंबर बी दे देंगे। विद्युत परिपथ को खोलना और बंद करना इसका काम है। बंद हो जाएगा तो सप्लाई जाएगी, रुक और चालू खुल जाएगा तो सप्लाई बंद हो जाएगी। करा कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है, तो देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तो हम लोगों ने कितने अच्छे से इसको अरेंज कर दिया। लग रहा है कि स्पीड ब्रेकर है, लेकिन स्पीड ब्रेकर के पीछे क्या है साहब?
हमारी नेचुरली ध्यान रखिएगा, स्पीड ब्रेकर के नीचे अंदर से हम केबल को पास करा दिए हैं ताकि हैवी व्हीकल्स का उस पर दबाव ना पड़े। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाइप या कंड्यूट में इसको बिछाया जाना चाहिए ताकि हमारी केबल पूरी तरह से सुरक्षित रहे। करा 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो साहब रोटर के लिए कोई बाहर कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। 3 फेज सप्लाई का इसके स्टेटर से जोड़ा जाता है। उसके बाद कह रहा है बिल्कुल सही बात है, स्टेटर से जोड़ा जाता है। प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। सस्ता होता है, मजबूत होता है, कुशल देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है, अगर होती भी है तो बहुत कम होती है। तो यह भी आपका क्या है, सही है। यानी आपका साहब यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। यानी रोटर में तो निश्चित रूप से हम बाहर से कुछ कनेक्शन नहीं देते हैं, एक्साइटेशन नहीं देते हैं, ठीक है। सब तो बिल्कुल क्या है साहब, सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। इसलिए उत्तर क्या दे देंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी सारी की सारी बातें जो बताई गई हैं सब सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल स्क्वायरल केज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क। साहब स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, इसका टीएसटी क्या होता है साहब, कम होता है। क्या होता है, कम होता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और हम लोग प्रायः यह जानते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क आपके फुल लोड टॉर्क का 2 से 2.5 गुना होता है। क्या होता है, हमारे फुल लोड टॉर्क का 2 से 2.5 गुना होता है। अब ऐसी परिस्थिति में आपका जवाब आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इसको मैनेज करने के लिए या 2 से 2.5 गुना टॉर्क को पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से 2.5 गुना टॉर्क को पहुंचाने के लिए आप याद रखिए हमें 5 से 7 गुना करंट को बढ़ाना पड़ेगा, जो हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं साहब, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। क्या होते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए कहाँ पर गलत पूछा है विद्यार्थी जी, कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो गलत कथन कौन सा है, इसमें तो एको गलत कथन नहीं था, ठीक है। तो जब एको को गलत कथन नहीं था तो सबका सबे ना हो गया आपका मिस। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी ने लिए हैं, ठीक है। तो इसमें से सभी की जगह पे क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देना है, इसमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो यानी यहाँ हो जाएगा नन ऑफ दीज। अब संतुष्ट हो गए, अब तो कोई घबराहट नहीं है ना। चलिए क्या है, अब तो कोई चिंता नहीं है विद्यार्थी जी। चलिए सुमित बाबू और हमारे जितने भी युवा नौजवान हैं, आप सबसे विनम्रतापूर्वक मेरा निवेदन है कि अब तो कोई कष्ट नहीं है ना, ठीक है। अब तो कोई कष्ट किसी को नहीं रहा। नेहा मैम कोई कष्ट तो अब नहीं है, 63 पर ही हम लोग हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से 63 पर ही अभी हैं। अब जरा आपसे हम निवेदन कर रहे हैं, विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि अब तो कोई कष्ट नहीं है ना। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत है, हमने ये कहा कि सब सही है। हमने क्या कहा, सब सही है, ठीक है कि नहीं। हमने क्या कहा था आपसे, दिए गई सारी स्टेटमेंट सही है। जब सारी स्टेटमेंट सही है तो सही के दृष्टि में तो सब सही है, ठीक है। बस यहीं पर क्या है कि आपसे पूछा था कौन सा सही नहीं है, नहीं है तो यहां पर बस यहां पर चेंज कर दिया गया, चेंज हो गया, इसमें से कोई नहीं तो आप स्वीकार कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहदेव जी जो पूछ रहा था उसी का जवाब भी दिए हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हम पर भी कृपा दृष्टि रखिए अपनी, उसी का जवाब दिए हैं। आइए आपका आदेश है आगे बढ़ें। सदैव जी अगर आदेश हो तो आगे बढ़ जाएं कि यहीं पर रुकना है। चलिए आपका आदेश मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ जाते हैं। आइए इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रचालन का सिद्धांत बहुत कुछ निम्नलिखित के समान होता है। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो इसके स्टेटर को हम कौन सा सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं। कौन सा सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं, पहली बात। दूसरी बात देख लीजिए साहब,
रोटर में कोई सप्लाई नहीं देते, लेकिन स्टेटर में इसका भी क्या होता है, 3 फेज का स्टार चाहे डेल्टा की वाइंडिंग यहां पर इंस्टॉल की गई रहती है। अब इस तरह से मिलता जुलता व्यवस्था आपका कहां पर है, तो साहब इसका सिद्धांत बहुत कुछ किसके समान होता है, मैंने आपसे कहा था हमारे ट्रांसफार्मर के समान होता है। क्या कहा था मैंने, ट्रांसफार्मर के समान होता है। वह भी म्यूचुअल इंडक्शन पर, यह भी म्यूचुअल इंडक्शन पर। उसका भी प्राइमरी को सप्लाई देते हैं, सेकेंडरी से सब कुछ मिल जाता है। इसका भी साहब स्टेटर को सप्लाई देते हैं, सेकेंडरी से हमको मैकेनिकल पावर मिल जाता है। बीच में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता। जो संबंध होता है वो कौन सा संबंध होता है, ठीक है, जो डायरेक्ट संबंध होता है वह कौन सा संबंध होता है, ध्यान रखिएगा, वह साहब इलेक्ट्रिकल का संबंध होता है। तो इलेक्ट्रिकल कोई कनेक्शन यहां भी स्टेटर और रोटर के बीच नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल यहां भी कोई संबंध स्टेटर रोटर के बीच नहीं होता। मैंने कहा था ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को अस्थिर रखिए, लेकिन सेकेंडरी को आप रोटेटिंग बना दीजिए। सेकेंडरी को क्या बना दीजिए, रोटेटिंग बना दीजिए। दैट मीन्स आपका शॉर्टेड सेकेंडरी अगर हो तो यह नेचुरली आपकी क्या हो जाएगी साहब, हमारा सेम सिद्धांत होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। कह रहा डीसी मशीन की चाल अगर दोगुनी कर दी जाए, फ्लक्स अस्थिर रहे तो ईएमएफ क्या हो जाएगा। आप सब जानते हैं ईबी बराबर पी फाई। अच्छा चलिए, मशीन है ना, तो चलिए हम जनरेशन के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो हमारा ईए भी क्या होता है, पी फाई एन जेड बाई 60 ए होता है। ठीक है, अगर हमने फ्लक्स को कांस्टेंट कर दिया, अगर हमने फ्लक्स को कांस्टेंट कर दिया तो आप देख रहे हैं ईए एन के क्या है साहब, समानुपाती है। तो यदि आपका स्पीड दोगुना होता है तो मुझे फटाफट बता दीजिए ईएमएफ क्या हो जाएगा। विद्यार्थी जी क्वेश्चन तो बड़ा कठिन लग रहा है, ठीक है। सहदेव जी और बाकी विद्यार्थियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन है, कृपया इसमें हमें कुछ सजेस्ट करें। जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समानुपाती है। जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये दोगुना हो गया तो नेचुरली यह भी दोगुना ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जब दोनों समानुपाती हो तब का रिलेशन होता है EA1 बाई EA2 बराबर आपका N1 बाई N2 होता है। एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट स्पीड पर चलने वाले श्रेणी व्यवस्थित जनरेटर में धारा वृद्धि के साथ टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है। सीरीज बाउंड जनरेटर रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड। अगर हमने स्पीड को नियत रख दिया है, द लोड करंट इंक्रीज, लोड करंट क्या होती है, बढ़ने लग जाती है। वैसी परिस्थिति में आपका टर्मिनल वोल्टेज पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए जरा, बहुत अच्छा प्रश्न है। V बराबर आप जानते हैं EB माइनस, अच्छा आपका जनरेटर ना है जी तो यहाँ क्या हो जाएगा, EA माइनस IARA। क्या होता है, EA माइनस IARA। कंसेप्ट क्लियर। अब जब EA माइनस IARA हो रहा है और हम क्या कह रहे हैं, IA बढ़ रही है, जब IA बढ़ रही है तो मेरे इंड्यूस्ड वोल्टेज के मान में से ज़्यादा कमी आ रही है, तो मेरा टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक है, आइए साहब, तो राइट आंसर क्या दे देंगे, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। चलिए आगे बढ़ें। अब तुल्यकाली मोटर में मंदक कुंडली लगाने का क्या प्रयोजन है। मंदक मतलब है साहब आपका डैम्पर वाइंडिंग। आप सब जानते हैं इस मोटर का बहुत झमेला है, बड़े नखरे हैं इसके। क्या क्या नखरे हैं जरा देखिएगा साहब। पहला नखरा है कि 3 फेज का स्टेटर है, अरे स्टेटर को 3 फेज की एसी सप्लाई दे दी, अच्छी बात है। फिर इसके रोटर को हम लोग डीसी भी दे रहे हैं, एक्साइटेशन। और जब डीसी एक्साइटेशन दे रहे हैं उसके बावजूद भी यह बिल्कुल भी स्वचालित नहीं होता, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, तब भी कहता हम नहीं चलेंगे। उसके बाद हमको पोनी मोटर लगाना पड़ता है। अदरवाइज अगर साइलेंट टाइप का हमारा रोटर है, साइलेंट पोल टाइप का, तो ये देख लीजिए
डैम्पर वार हमें पोल शूज में क्या करना पड़ रहा है, वहां डैम्पर वार कॉपर का सरिया मोटा सा वो लगा लगा करके तब हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तरह शॉर्टेड रोटर का सेक्शन इन रिंग के तरफ से वो वाली व्यवस्था अरेंज करके तब इसको हम सेल्फ स्टार्ट बनाने का कोशिश करते हैं। यानी स्पष्ट है साहब, उत्तर क्या दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। इसका दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है साहब जी, रोटर में ऑसिलेशंस को क्या करना, कम करना। और दूसरा है साहब, स्टार्टिंग टॉर्क को विकसित करने की व्यवस्था पैदा करना। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या होगा साहब, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ जाएं। तो वही है, स्पंदन का मतलब स्लॉट, हार्मोनिक्स ही होता है। स्पंदन ही आपका ऑसिलेशन है, हार्मोनिक्स है। ये सब चीजों को अगर दूर करना है तो हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, यहां पर साहब यूज कर रहे हैं रोटर में डैम्पर बार का। ठीक है, चलिए। सिंक्रोनस मशीन को डबल एक्साइटेड मशीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप सब विद्वान छात्रों को मालूम है इसके रोटर को डीसी और इसके स्टेटर को 3 फेज एसी देते हैं। इसीलिए एक एक्साइटेशन एसी का, दूसरा एक्साइटेशन डीसी का। मेरा राइट क्या हो जाएगा, इसीलिए डबल एक्साइटेशन। इसे समान उत्तेजन धारा के दोगुनी धारा नहीं साहब, दोहरी उत्तेजित इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोटर स्टेटर दोनों क्या होते हैं, उत्तेजित होते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, किसी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करिए। ठीक है, अगर आप सभ्यता को समर्पित करके और धैर्य से अध्ययन करके जीवन में अच्छा करना चाहते हैं तो सिर्फ अपने आप से मतलब रखिए। ठीक है, पहले अपने जीवन को बेहतर बनाइए, फिर दूसरे के बारे में विशेष परिचर्चा करनी है। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल भी नकारात्मकताओं की तरफ बढ़ने का प्रयास कोई भी छात्र ना करे। ठीक है, कोई भी छात्र बिल्कुल भी ना करे। किसी भी व्यक्ति विशेष पर व्यक्तिगत किसी भी तरह का आक्षेप करने का कोई आवश्यकता नहीं है। कोई किसी पर ना करे, तभी तो हम हेल्दी इन्वायरमेंट बना पाएंगे और जीवन में बेहतर हो पाएंगे। नहीं तो हम तो उलझ जाएंगे, हम खुद डैमेज हो जाएंगे और दूसरों के लिए हम चिंता करेंगे। ठीक है, ऐसा एकदम नहीं सोचना है। एक सर्किट ब्रेकर समानतः तब कार्य करता है जब, ध्यान रखिएगा, जब स्विच को क्या किया जाए, ऑन किया जाए। नहीं साहब, आप यहां ध्यान रखिएगा, हमारी सर्किट ब्रेकर तब काम करती है जब लाइन में कोई खराबी आ जाए। जब बिल्कुल खराबी नहीं है, पूरी व्यवस्थाएं स्वस्थ है, सब हेल्दी है, तो हमारा स्विच क्या रहता है, नेचुरली ऑन रहता है और सप्लाई जाती रहती है। जैसे कोई फॉल्ट अगर होता है, तुरंत सर्किट ब्रेकर क्या करती है, संपर्क को हटा देती है, संपर्क को तोड़ देती है। ये मामला है। ठीक है, आइए साहब, क्रेन और होइस्ट के लिए डीसी मोटर। तो साहब जानते हैं क्रेन होइस्ट दोनों डिवाइसेस में, ठीक है। आइए साहब, तो हमारा क्या है, क्रेन और होइस्ट के लिए किसी डीसी मोटर की प्राथमिकता। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है यह। हम सब जानते हैं इन दोनों मशीनों को संचालित करने के लिए हमें स्टार्टिंग टॉर्क क्या चाहिए साहब, हमें स्टार्टिंग टॉर्क उच्च चाहिए, हाई चाहिए। और हमें स्टार्टिंग टॉर्क जब हाई चाहिए तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमें कैसे मिलेगा, हाई स्टार्टिंग टॉर्क किस मशीन में मिलता है, तो सब लोग जानते हैं डीसी सीरीज मोटर में। किसमें साहब, डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। इसलिए मेरा सबसे फेवरेबल उत्तर क्या हो जाएगा, सीरीज मोटर। ठीक है, आइए साहब, चलिए राजेश यादव जी भी हमारे बीच आए हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। राजेश जी, आप बहुत मेहनती छात्र हैं और आपकी एक विशेष प्रतिष्ठा है, उसको आप जरूर बनाए रखिएगा, जीवन में बहुत अच्छा कीजिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाला है हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसके लिए हम आपका बहुत साधुवाद करते हैं। बुध बैच में सर्किट ब्रेकर, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए बाबुल सहनी जी, आपका जो कथन है उस पर हम विचार करेंगे। ठीक है, और यदि आपको कष्ट है, समस्या है, उसके निवारण का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आपका जो आदेश हुआ है उसको मानेंगे। ट्रांसफार्मर निम्नलिखित सिद्धांत पर काम करता है, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफार्मर जो है हमारा, वह साहब जी
चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है कि म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है? जल्दी से बताइए, ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा? ये दोनों में से कौन होगा? वेरी गुड विद्यार्थियों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, म्यूचुअल इंडक्शन। क्योंकि आपके भूखे रहने से आपका पड़ोसी रोता है, ऐसा अगर होता है तो यही म्यूचुअल इंडक्शन है। यानी स्पष्ट रूप से साहब, हम सप्लाई तो प्राइमरी को दिए हैं, सेकेंडरी को तो हमने डायरेक्ट कुछ दिया नहीं, वैद्युतिक कनेक्शन तो है नहीं। एक दूसरे से कैसे जुड़ा है? मैग्नेटिकली यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में मेरी फ्लक्स जब लिंक करती है तो यहां भी हमको पावर प्राप्त होता है। और आप याद रखेंगे, ये जो संबंध होता है एक दूसरे से चुंबकीय रूप से जुड़ने का और तब एक में सप्लाई देकर दूसरे में ईएमएफ प्राप्त करने का, यही म्यूचुअल इंडक्शन होता है, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री निम्नलिखित में कौन सी है? तो साहब, कोर हम ऐसे पदार्थ का बनाना चाहते हैं जिस पदार्थ में हमारी रिलक्टेंस न्यूनतम हो। क्या हो साहब? हमारी रिलक्टेंस न्यूनतम हो, यानी बहुत अच्छा चुंबकीय पदार्थ हो। अब जब ये बहुत अच्छा चुंबकीय पदार्थ है तो ऐसी परिस्थिति में साहब हमारे लिए सबसे बेहतर कौन सा होता है? कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, यानी CrGOS होता है। CrGOS का हिस्टेरेसिस कॉफिशिएंट 0.0001 होता है, जो काफी न्यूनतम है विद्यार्थी जी। और इसके होने से हमारी हिस्टेरेसिस लॉस भी क्या होती है? न्यूनतम हो जाती है। इसीलिए हम जो है साहब जी यहाँ पर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वह किसका कर रहे हैं? CrGOS का, ताकि हमारी फ्लक्स बेहतर तरीके से सर्कुलेट करे और बिल्कुल रुकावट मेरे फ्लक्स को रिलक्टेंस के द्वारा प्राप्त ना हो। भूमिगत धातु की संरचना में संचालन की सीमा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो साहब जी, आपका जो जंग लगता है ना, वो किन बातों पर निर्भर करता है? तो कितना नमी है। अब आप रड खरीद कर लाए हैं, आयरन का रड, लोहे का रड, सरिया, छड़, और उसको बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिए हैं, तो जो स्वाभाविक है जंग लगेगा, नमी में रहेगा। तो मेटल का किस्म कैसा है? घटिया क्वालिटी का है तो तुरंत खराब हो जाएगा, थोड़ा अच्छा है तो टाइम लगेगा। मिट्टी में रसायन की मात्रा आप जमीन पर पटक दिए हैं, जमीन पर छोड़ दिए हैं, तो क्या हो जाएगा साहब? ठीक है, जमीन पर छोड़ दिए हैं तो क्या हो जाएगा? फिर उसमें अगर केमिकल्स वगैरह की मात्रा उपलब्ध ज्यादा है तो फिर जंग लगेगा। यानी सब का सब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थिर वोल्टेज जनरेटर में क्या होता है? साहब, कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर, नाम से ही संस्कार परिलक्षित हो रहा है। अब कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर है तो नेचुरली आप जान रहे हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा साहब? ध्यान रखिएगा, अस्थिर वोल्टेज जनरेटर में यदि हम लोग ऐसा करते हैं, हाई इंटरनल रेजिस्टेंस देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, हाई इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम देंगे तो क्या होगा मेरा साहब? आंतरिक वोल्टेज का क्षय, आंतरिक वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा। और आंतरिक वोल्टेज ड्रॉप जब अधिक होगा तो मेरी वोल्टेज जो है साहब वह कांस्टेंट नहीं होगी, मेरी वोल्टेज कम हो जाएगी। इसी वजह से हम प्रयास रखते हैं कि साहब मेरे कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर में आंतरिक प्रतिरोध आर इंटरनल का मान क्या हो? कम हो, न्यूनतम हो। क्या प्रयास करते हैं? कम हो, न्यूनतम हो। तो हम कौन सा उत्तर देंगे विद्यार्थी जी? बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हम उत्तर देंगे विद्यार्थी सी नंबर देंगे। कौन सा उत्तर देंगे? सी देंगे, लो इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका कारण मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी राजेश बाबू, ऑप्शन डी अनुचित हो जाएगा। ऑप्शन डी कब होगा? इन केस ऑफ वोल्ट मीटर। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर के केस में हम आंतरिक प्रतिरोध को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर या आइडियल वोल्टेज सोर्स में हम सदैव आंतरिक प्रतिरोध को मिनिमम रखने का प्रयास करते हैं, ताकि मेरा भीतर कोई ड्रॉप नहीं हो। और यदि भीतर कोई ड्रॉप नहीं होता है तो हमारी आउटपुट की वोल्टेज क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। इसीलिए सही होता है। ठीक है, चलिए साहब।
चलिए, अंशु जी का आदेश आया है, न्यूमेरिकल कब करेगा सर? तो जब न्यूमेरिकल आएगा तब करेगा, ठीक है। और रही बात बुक कब निकालेगा, तो बुक जो है सो आपका आदेश अब आया है तो उस पर विचार करते। आइए आगे बढ़ते। तो ब्रह्मास्त्र टेस्ट से जुड़ करके भी आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ये कंप्लीट क्वेश्चन का ही बैच है जो कि प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। 3000 प्रश्नों को हमको चर्चा करनी है, 2500 तक हम पहुंचने वाले हैं, तो ये काफ़ी मदद आपको करेगा हर परीक्षा में। अब लेंज का नियम देखिए क्या है साहब। लेंज साहब तो यही कहते हैं, कॉजेज अपोज द रीजन, जिसके वजह से उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है साहब, लेकिन ये जीवन में आप मत करिएगा। पढ़ाई लिखाई के दौरान कर लीजिए, चलता है, लेकिन जीवन में नहीं करिएगा। तो ये किस पर आधारित है साहब? ये जो है ना, ये बस इस बात को लेकर साहब सूचित कर रहा है कि हमारी एनर्जी मस्ट बी क्या होती है, कांस्टेंट, यानी एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर है। और एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल ये कहता है साहब, क्या कहता है एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल? ऊर्जा का ना निर्माण कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूपों में हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। और आप जानते हैं फैराडे का नियम प्रेरित ईएमएफ पर है। इस पर क्या है साहब? फैराडे का नियम है, यह फैराडे के नियम पर आधारित है साहब। हमारी जो है साथियों, ध्यान रखिएगा, किरचॉफ्स करंट लॉ वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है। चलिए साहब जी, डी कैसे हो जाएगा? लेंज नियम संरक्षण के नियम की बात कह रहा है। ईएमएफ का इंडक्शन किसके वजह से होता है? फैराडे की वजह से होता है। ऐसा थोड़ी है कि फैराडे के कारण ईएमएफ मतलब लेंज के कारण ईएमएफ इंड्यूस होती है, नहीं, फैराडे की वजह से ईएमएफ प्रेरित होती है, उस पर है। अब कह रहा है लेंज किससे लिया गया है, किस पर निर्भर कर रहा है? तो लेंज निर्भर एनर्जी कंजर्वेशन पे कर रहा है। ये लेंज ने क्या कहा था कि भैया देखो फैराडे को, तुम जो ईएमएफ इंड्यूस किए हो E = ND5ADT, जरा डायरेक्शन देखो, माइनस में है। क्या है? माइनस में है। इसीलिए उसने यहां पर माइनस की चर्चा की थी, ना कि ये कहा था कि तुमने गलत वैल्यू निकाला है। तो फैराडे के नियम पर इंड्यूस ईएमएफ और लेंज का नियम जो स्वीकार किया गया वो एनर्जी कंजर्वेशन पर, ऊर्जा संरक्षण पर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। चलिए, हमारे साथी प्रियदर्शी जी तो काफी आगे आगे चल रहे हैं, ठीक है कि नहीं? वो तो अभी 77 का भी प्रश्न का उत्तर बता दिए। बिल्कुल ऐसे ही मेहनत करना है, ठीक है। जितना ज्यादा मेहनत करिएगा सफलता के उतने करीब पहुंचिएगा। तो कह रहा डीसी जनरेटर में ध्रुव कोर से ध्रुव सु कैसे जुड़ा रहता है? तो साहब ये रहा मेरा साहब जी ध्रुव कोर, ये रहा ध्रुव सु। ये जो ऐसे फैला हुआ है, चौड़ा वाला है, यही मेरा पोल सु है, ध्रुव सु है। ये इसलिए फैला है ताकि मेरी वाइंडिंग भी एक तो लूज होकर नीचे नहीं आए, और दूसरा फायदा है कि हम फ्लक्स का विस्तार कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? फ्लक्स का विस्तार कर पाते हैं। एक आपको लो रिलक्टेंस पाथ हमारा मिलता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फ्लक्स की हो पाती है, ये बहुत अच्छा है। तो ये जो इससे जुड़ा होता उल्टा पेच लगाते हैं, जिसको शंकुखात पेंच कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकुखात पेंच कहते हैं, यानी काउंटर संक स्क्रू कहते हैं, उससे यह जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए साहब, ये हर जगह समान मात्रा में हमारे फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फैलाया जाता है, नहीं तो दो पोल के बीच यदि गैप रहेगा ज़्यादा तो मेरी क्या होगी? रिलक्टेंस बढ़ेगी। और रिलक्टेंस जब बढ़ेगी साथियों, तो उस परिस्थिति में आप याद रखिएगा, जब रिलक्टेंस बढ़ेगी तो उस परिस्थिति में आपका साहब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्सेस सभी जगह नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स का फैलाव इसका मुख्य पर्पस होता है। और दूसरा पर्पस है मैकेनिकल व्यवस्था भी देने के लिए, किसको साहब? मेरे फील्ड वाइंडिंग को, ठीक है। क्यों साहब? ताकि फील्ड वाइंडिंग हमारा नीचे की तरफ लुढ़क नहीं जाए। अगला कह रहा है मशीनी औजार के लिए किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? तो ऐसा डीसी मोटर जिसका गति क्या हो साहब? कांस्टेंट हो, जिसके गति में बदलाव
नहीं हो, जो कांस्टेंट क्या कर सके साहब जी, हमारे गति को मेंटेन कर सके, ताकि कहीं पर भी ओवर स्पीड के कारण उपकरणों की वजह से कोई हानि हमारे डिवाइसेस में ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इसके लिए सबसे बेहतर व्यवस्था कौन सी मानी जाएगी? आप सब जानते हैं, दिए गए में सबसे बेहतर जो है वो आपका डीसी शंट है, जो समान रूप से कांस्टेंट गति पर संचालित हो रहा है। इसीलिए उत्तर हम किसको लेंगे? शंट को लेंगे साथियों। ये जो सीरीज है यह ट्रैक्शन में, होइस्ट में, क्रेन में, हाई टॉर्क वाले ऑपरेटर्स में यूज होता है। अगर मेरे पास शंट नहीं है, उस परिस्थिति में हम लोग क्यूमुलेटिव कंपाउंड की तरफ सोचते हैं, लेकिन जनरली नहीं। डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। साहब यहां पर एक बात को और सुधार कर लीजिएगा, यह भी मशीन सेल्फ स्टार्टिंग ही हुआ करती है, लेकिन स्टार्टर जो हम यहां लगा रहे हैं वह भी स्टार्टिंग की करंट को कंट्रोल करने के लिए लगा रहे हैं, सुरक्षा के पर्पज से लगा रहे हैं, ताकि आपकी स्टार्टिंग करंट क्या हो जाए, धारा हमारी नियंत्रित हो, कम हो, क्योंकि शुरुआती टॉर्क हमारी ज्यादा रहा करती है। तो उस बात को सेटलमेंट करने के लिए हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि बढ़ी हुई धारा को, एक्सेसिव करंट को हम नेचुरली क्या कर सकें, कम करने का प्रयास कर सकें। ये एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए साहब, इसीलिए तो आपने देखा होगा कि प्रतिरोध का अरेंजमेंट किया जाता है हैंडल लगा करके। आप जानते हैं साहब, अगर मेरा साहब जी डीसी सीरीज मोटर हो, विद्वानों जरा बताइएगा, अपने ज्ञान का कुछ यहां पर प्रयोग करिएगा। डीसी सीरीज मोटर, ठीक है, डीसी सीरीज मोटर में कौन सा स्टार्टर? यहां 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग होता है। किसका होता है? 2 पॉइंट स्टार्टर का। साहब जी डीसी शंट की बात करिए, डीसी शंट में कौन सा स्टार्टर? हालांकि डिजाइन तो 3 पॉइंट को किया गया है, किसके लिए? डीसी शंट के लिए। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग 4 पॉइंट भी यहां पर यूज कर लेते हैं। फिर आपका डीसी कंपाउंड साथियों, तो डीसी कंपाउंड के लिए विशेष रूप से हमने किसको बनाया है? 4 पॉइंट स्टार्टर को बनाया है। ये आप याद रखेंगे। डीसी शंट पर 3 को विशेष रूप से बनाया, लेकिन 4 भी यूज करते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन साहब 4 पॉइंट स्पेशली किसके लिए है? डीसी कंपाउंड के लिए है, और डीसी सीरीज के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर है। ये आप सब लोगों को याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहना, सीलिंग फैन है, धारा के प्रारंभ मोटर लगी हुई है। क्या कह रही है? आपको कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगी है, स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है। स्विच बंद कर दीजिएगा, नहीं घूम रही है। यदि उसे किसी दिशा में धक्का से, स्विच बंद करने का मतलब है स्विच को क्लोज कर देना, ऑन कर देना, ठीक है। यानी स्विच ऑन करने के बावजूद भी आप स्विच को खोल देना, मतलब ऑफ कर देना। तो स्विच बंद करने के बावजूद भी घूमिए नहीं रहा है, धक्का देके घुमाते हैं तो चलता है। पुराने समय में जो ट्रेन चल रही होती थी, तो पुराने समय में जब ट्रेन में कभी आप सफर कर रहे होंगे, तो उस समय आप देखते होंगे स्विच भी ऑन कर दिए हैं, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, ठीक है, स्विच भी ऑन कर दिए हैं, तब भी क्या हो रहा है, ठीक है ना, तब भी क्या हो रहा है। तो आप पेन वगैरह से ऐसे करके प्रेस करते होंगे तब चलता होगा, पेन वगैरह से प्रेस करते होंगे तब चलता होगा। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी जी क्या हो जाता है, आप ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति में साथियों हम लोग किस समस्या से गुजर रहे होते हैं? ये ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ओपन कैपेसिटर की स्थिति पर होता है, क्योंकि यह ओपन कैपेसिटर फेज का डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाता है, और फेज का डिस्प्लेसमेंट जब नहीं प्रॉपर होता है, हमारी कोण अगर 90 के आसपास हो तो टॉर्क बेहतर होता है। तो उस स्थिति में हम यहाँ पर क्या करते हैं साहब, ध्यान रखते हैं, और हमारी टॉर्क नेचुरली मिनिमाइज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने से बदल सकती है? अब इसमें तो आपको फेज को क्या पलटिएगा, इससे तो कोई फर्क यहाँ पड़ेगा नहीं, ठीक है। जब यहाँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग या तो मेन वाइंडिंग या तो साहब स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल के कनेक्शन को चेंज करते हैं, तब ये बदलाव आता है। क्या करते हैं? मेन या टर्मिनल में से किसी एक के संबंध को अगर परिवर्तित करते हैं, तब ये परिवर्तन हमें प्राप्त होता है, और हमारी दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए साहब, साहनी साहब आपसे विनम्रता पूर्वक मेरा निवेदन है कि आपका जो कष्ट है उसका निवारण आपकी कक्षा में ही कर दिया गया है, इसलिए जरा भी चिंतित नहीं करें। अगर आप लाइव क्लास कर रहे होते हैं या आप
ने पूरे वीडियोस को अच्छे से पढ़ा है, देखा है, तो मुझे विश्वास है कि आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और कई बार तो प्रश्नों के डिस्कशन में भी हमने उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हल्की फल्की कहीं पर भी होती है, 100% दुनिया में कोई चीजें शुद्ध नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत एरर होता है। हाँ, प्रयास जरूर किया जाता है कि 95%, 97% त्रुटि रहित व्यवस्था को किया जाए। तो जब त्रुटि को दूर किया गया तो उसको सेट कर दिया गया, सुधार दिया गया। ठीक है, इसलिए चिंता एकदम नहीं करनी है। किसी स्थापन भूसंपर्कन प्रतिरोध कम करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? इंस्टॉलेशन का हम अगर अर्थ रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, कम करना चाहते हैं, तो क्या होगा? जब साथियों इंस्टॉलेशन के अर्थ रेजिस्टेंस को यानी भू प्रतिरोध को कम करना चाहते हैं, तो देख लीजिए इलेक्ट्रोड के प्लेट का क्षेत्रफल कम करना। तो सरकार आप तो जानते हैं आर विथ कर्मानुपाती क्रॉस सेक्शन एरिया के होता है, इसको घटाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़िए जाएगा, नहीं तो गलत हो गया। कह रहा है भू इलेक्ट्रोड को श्रेणी में जोड़िएगा तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ता ही है, यह भी रेजिस्टेंस को बढ़ा ही रहा है। दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, गलत बात। जब यहाँ पर कई सारे अर्थ इलेक्ट्रोड को हम पैरेलल में अगर जोड़ते हैं तो पैरेलल अरेंजमेंट यदि करते हैं विद्यार्थी जी, तो पैरेलल में हमारी रेजिस्टेंस क्या होती है, कम हो जाती है भू प्रतिरोध, और धड़ल्ले से हमारी करंट जो है सरकार क्या होती है, धड़ल्ले से पृथ्वी के अंदर समा जाती है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। कह रहा पॉलीफेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर के कार में कौन सा संबंध सही? दोनों के काम में क्या समानताएं हैं? तो सबसे बड़ी बात है साहब, यह स्वतः प्रारंभ होती है प्रेरण मोटर। गलत बात है, यही नहीं होता, ये तो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग है। इंडक्शन ये सेल्फ स्टार्टिंग है। कह रहा सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर सुधारती है, ये कम करती। तो बात बिल्कुल सही है। पीएफ का विशेष प्रयोग तो पावर फैक्टर को सुधारने अब वोल्टेज रेगुलेशन को इंप्रूव करने में करते हैं। इंडक्शन मोटर क्या करती है, पावर फैक्टर को घटाने का काम करती है। बात जेन्युइन है साहब। दोनों में हाई स्टार्टिंग टॉर्क, गलत बात है। ठीक है, दोनों की गति भार बदलने से, गलत है। सिंक्रोनस का गति भार बदलने से नहीं बदलता, वो कांस्टेंट रहता, हर परिस्थिति में कांस्टेंट रहता। कह रहा किसी डीजल जनरेटर सेट में सफेद धुआं, देखिए सरकार यहां पर आपका डीजल जनरेटर सेट है और ये धुआं का रंग देखिए कैसा है, उजला है। यदि धुआं का रंग व्हाइट हो, उजला हो, ठीक है, तो इसका मतलब है क्या हो गया है साहब, इसका मतलब है कि हमारे दहन कक्ष में क्या है साहब, पानी घुस गया है। क्या हो गया है, दहन कक्ष में कहीं ना कहीं क्या हो गया है विद्यार्थी जी, जीवन भर याद रखिएगा, दहन कक्ष में पानी है। दहन कक्ष में क्या है, पानी की मात्रा है। तो जब कंबसन चैम्बर में वाटर रहता है तब जाकर के मेरे धुएं का रंग जो है उजला होता है। क्या होता है, धुएं का रंग उजला होता है। दो स्टीम टरबाइन वाले अल्टरनेटर को, ठीक है, यानी वाष्प चलित अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ रहे हैं। भार का वहन किसका समायोजन करने से बदलेगा? लोड का जो बेयरिंग कैपेसिटी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी है, वो किसके आधार पर बदलेगा? तो आप जानते हैं स्टीम जो हम प्राइम मूवर को सप्लाई दे रहे हैं उसके आधार पर मेरी गति में परिवर्तन होगा। स्टीम की मात्रा को बदल करके तब हम इसको बदल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या है, स्टीम की मात्रा को बदल करके स्टीम के परिमाण को, उसके फ्लो को, उसके प्रेशर को बढ़ा घटा करके हम ऐसा कर सकते हैं। बाकी और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। कह रहा शॉर्ट पिच वाइंडिंग अल्टरनेटर में क्या हानि होती है? साहब आप जानते हैं ये मेरा क्या है, पोल पिच, यहां से यहां 180 डिग्री का अंतर है। लेकिन अगर आपका क्या हो जाए, मेरे वाइंडिंग पिच यानी आपका क्वाइल पिच, अगर साहब यह 180 नहीं हो, सम एंगल बीटा से शिफ्टेड हो, तो यहाँ क्वाइल पिच 180 माइनस बीटा अगर हो तो यह आपका क्या कहलाता है, शॉर्ट पिच कहलाता है। हालांकि एक बात है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग में कॉपर की मात्रा हमको कम लगानी पड़ती है। क्या होती है, शॉर्ट पिच में कॉपर की मात्रा हमको कम लगानी पड़ती है। लेकिन दिक्कत होता है कि साहब टोटल वोल्टेज फाइनली मेरा रिड्यूस कर जाता है। क्या होता है, अल्टीमेटली टोटल वोल्टेज जो जनरेट हो रही है दैट विल बी रिड्यूस्ड, वो आपकी क्या होती है, कम हो जाती है। चलिए, डीसी
चालन की गति नियंत्रण के लिए कौन सी विधि अधिक दक्षता और उच्चतम वोल्टेज नियमन प्रदान करती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है साहब। कह रहा है कि हमारा कौन सा ऐसा मेथड है जो इफिशिएंसी भी बेहतर प्रदान करेगा और साथ ही साथ हमारे वोल्टेज के रेगुलेशन में भी मदद करेगा साहब। तो वो विधि आप जानते हैं, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। ये सब मेथड जो है साथियों, क्षत्रीय चुंबकन नियंत्रण, प्रतिरोध नियंत्रण, प्रतिरोध नियंत्रण, तो आप सब जानते हैं फील्ड मैग्नेटाइजेशन को, फ्लक्स को घटाने का ही काम करते हैं, बढ़ा तो सकते नहीं हैं। तो फ्लक्स को घटाने के दौरान आपकी स्पीड क्या हो जाती है, बहुत बढ़ने लग जाती है, क्योंकि विद्युत कर्मानुपाती होती है। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड से हम रेगुलेशन को भी एडजस्ट कर पाते हैं। और दूसरा क्या फायदा होता है, तो ऐसी स्थिति में आपकी साहब इफिशिएंसी भी बेहतर होती है, लॉसेस भी हमारा मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, आइए अगला कह रहा 8 पोल अल्टरनेटर 375 आरपीएम पे घूम रहा है, पोल की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो नया आवृत्ति क्या होगा? तो पोल मेरा 8 दिया हुआ है, मेरा स्पीड दे दिया है साहब 375 आरपीएम दे दिया है। कितना दे दिया है? 375 आरपीएम दे दिया है। अब चलिए, आप जानते हैं n बराबर 120 F/P होता है, इसमें कोई शक है क्या आप लोगों को? बिल्कुल नहीं है। अब हम यहां से F निकाल लें, ठीक है। कैसे निकालेंगे F साहब? तो पहले इसने कहा था कि पोल 8 है, अब कह रहा है कि पोल का मान 2 गुना 8 बराबर 16 कर दिया साहब। अब यहां से F का मान देख लीजिए, N इंटू P बाई 120। N आपका कितना? 375। अब पोल आपका कितना? 16। अब बटा क्या हो जाएगा? 120। चलिए जरा सॉल्व कर लीजिए। हाउ मच विल बी द मैग्नीट्यूड? अब क्या मान आ रहा है, काट के बताइए। 50 आएगा। कितना आएगा साहब? 50 आएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? 50 हर्ट्ज हो जाएगा। बिल्कुल सही है कुशवाहा जी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, पॉल क्रिकेट जी का भी अच्छा ही जवाब है, अंकिता कुमारी का भी सही जवाब है, प्रीति कुमारी का भी सही है, इरशाद स्टडी ब्लॉक का भी सही है, बलदेव जी का भी सही है। बहुत अच्छा बात है। 8 पोल पर 25 हर्ट्ज, 16 पोल पर 50 है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसी तरह से आप लोग मेहनत करिए, जीतो और मेहनत करिए। सिरोपरी लाइन में उपयोग होने वाले इस्पात के नलिकाकार पोल कितनी दूरी पर होते हैं? तो ये साहब इस्पात का ट्यूबुलर पोल है, बिल्कुल आपका पाइप के जैसा है, इस पार से उस पार आप देख सकते हैं। ऐसा आप ग्रामीण इलाकों में भी देखा करते हैं कहीं कहीं पर। ये जो इस्पात का ट्यूबुलर पोल होता है स्टील का, साहब जी यह कितनी दूरी के लिए? तो आपको याद है, यह 50 से 80 मीटर के लिए प्रयुक्त होता है। कितने के लिए होता है साहब? 50 से 80 मीटर के लिए होता है। आप जानते हैं लकड़ी का खंभा रहेगा तो कितना होगा? लकड़ी का पोल रहेगा तो कितनी दूरी का स्पैन होगा? 2 पोल के बीच की दूरी 40 से 50 मीटर, इससे ज्यादा नहीं होगा। 40 से 50 मीटर। फिर अगला आ जाइए साहब, ट्यूबुलर में तो 50 से 80 देखिए लिए। स्टील का आई सेक्शन होगा तो क्या होगा? स्टील का आई सेक्शन होगा, तब जाकर के दूरी बताइए, जल्दी जवाब दीजिए। स्टील का साहब आई सेक्शन होगा तो 80 से 100 होगा, 80 से 100। यहीं पर टावर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 300 से अधिक, 300 मीटर से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेचुरली आपका क्या होता है, टावर रहता है तो 300 मीटर उससे ज्यादा तक भी चलता है। 100 से 300 भी बोल सकते हैं, लेकिन 300 से ऊपर चल देगा। कह रहा घरेलू वायरिंग के लिए सिंगल फेज परिपथ में शॉर्ट होने की स्थिति में लाइन न्यूट्रल चालक एक दूसरे को दूर फेंक देता है। साहब एक दूसरे को छटक देता है। कैसे छटकता है, कैसे दूर भगाता है, क्या उसका कारण है, जरा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए साहब, मैंने क्या कहा है अभी? स्टील टावरे ने कहा है, बताइए। विद्वानों आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है, हमने भी स्टील टावर ही कहा है, घबराना एकदम नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो हमारा कह रहा है कि जब शॉर्ट सर्किट हो जाती है घरेलू लाइनों में, तो लाइन और न्यूट्रल के बीच एक दूसरे चालक को दूर क्यों फेंक रहा है? इसका क्या कारण है? फटाफट जवाब दीजिए। इसका कारण है हमारे चुंबकीय क्षेत्र का होना। क्या है इसका कारण? चुंबकीय क्षेत्र का होना।
और जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होती है, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके वजह से जैसे शॉर्ट करता है फटाक से क्या करता है, फेंक देता है एक दूसरे को दूर। क्योंकि आपकी क्या होती है, आप तो जानते हैं इंडक्टिव कैपेसिटिव सारी तरह की प्रभाव हमारे यहाँ पर विकसित होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलवान चुंबकीय क्षेत्र। कह रहा जनन केंद्र अति संयोजित होता है, अंतर संयोजित होता है, यानी इंटरकनेक्टेड होता है, एक दूसरे से क्या होता है साहब, जुड़ा होता है। एक दूसरे से जब हमारी जेनेटिंग स्टेशन जुड़ी होती हैं तो हम क्या करते हैं साहब, याद रखिएगा, हम लोड के बढ़ने के बाद भी कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई को मेंटेन करने में सक्षम होते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास डिमांड 100 मेगावाट का है और हमारे पास 80 की क्षमता है, तो 20 हम दूसरे जगह से ले करके तब 100 को पूरा कर देते हैं और कंज्यूमर को बिना बिजली के रहने नहीं देते, यानी रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई को मेंटेन करते हैं। 24 घंटे बिजली का जो सपना है उसको साकार करने का काम करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द एप्रोप्रिएट। ठीक है, आइए साहब, चलिए साहब जी, क्या सभी साथियों को मेरी आवाज सही मिल रही है? कितने लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच रही है? कृपया हमें कमेंट से अपनी सूचना प्रदान करें ताकि हम अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से निवेदन करके आवाज की समस्या को सुधारने का निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे। जल्दी से बताइए। चलिए, सब लोग तो कह रहे हैं सही है, बाकी लोग भी बताइए। अच्छा, आपको साउंड सही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ऑल सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आवाज सही है तो बहुत खुशी की बात है। अब आगे बढ़ जाते हैं, बचे हुए प्रश्नों को भी कर लेते हैं। कह रहा वितरण नेटवर्क में संयुक्त पावर ट्रांसफर की कूलिंग के लिए कौन सी विधि है साहब? यह है आपका पावर ट्रांसफर जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर है। आप लोग बराबर जाते रहते होंगे, देखते होंगे, और आपको 2-3 महीने बाद तो यहीं पर काम करना भी है। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में, यानी आपका क्या है साहब, वितरण स्टेशन में, सब स्टेशन में, विद्युत उपकेंद्र में हमारी क्या है, पावर ट्रांसफर लगी हुई है। इस जगह पर आपका कंक्रीट वगैरह डाला गया है और पूरा आप देख रहे हैं कि सीमेंट कंक्रीट के स्ट्रक्चर के ऊपर इसको असेंबल किया गया है। ठीक है, और इसमें हम लोग डबल अर्थिंग तो निश्चित रूप से देते हैं। कह रहा है कि वितरण नेटवर्क में जो पावर ट्रांसफर यूज हो रहा है उसमें कूलिंग के लिए क्या दे रहे हैं साहब? तो उसमें तो बहुत ही आसान है, वायु कूलिंग से काम नहीं चलेगा, समझ गए, वाटर से भी नहीं, एयर ब्लास्ट का भी यूज नहीं कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? ऑयल कूलिंग का यूज कर रहे हैं। आपको मालूम है हमारी ऑयल इंसुलेशन, क्या है हमारी ऑयल? इंसुलेशन और कूलिंग, ये दोनों का काम करती है। हमारे ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 kV प्रति mm हुआ करती है। कितनी होती है? 30 kV प्रति mm हुआ करती है। चलिए, अजूबा 50 क्लासेस से भी सर्टिफिकेशन आ गया कि ये आंसर सही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का इसी तरह से प्यार सम्मान मिलता रहेगा तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। ठीक है, चलिए चलिए, अमित जिला देवरिया से उन्होंने आदेश दिया है कि कंक्रीट जो पड़ा होता है उसे टॉफरिंग कहते हैं। बहुत अच्छी बात है अंकित जी, अमित जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अजूबा अजूबा नाम है, बेहतरीन नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर न्यूनतम वोल्टेज और न्यूनतम धारा रेटिंग के लिए उपयुक्त होता है? तो अब दिए गए में आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर है, एयर सर्किट ब्रेकर है, वायु ब्लास्ट है। ये बेचारा बच्चा वाला छोटा सा सर्किट ब्रेकर यहाँ लगा दिया जो हम लोग डोमेस्टिक में यूज़ किया करते हैं। ठीक है, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज में भी करते हैं। तो सबसे कम रेटिंग किसका होता है? हमारे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का होता है। और आप जानते हैं साहब, यह जो है आपका 0.5 एम्पियर से लेकर स्टैंडर्ड में 7 एम्पियर बोलते हैं, 63 एम्पियर तक का रेंज जिसका एक्सेप्ट किया जाता है। तो सबसे कम कौन सा है साहब? सबसे छोटा है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB। ठीक है, आइए साहब, घर में तो करते हैं। चलिए, नेहा जी ने भी कहा है कि घर में भी इसका प्रयोग करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है, 100% सही कहा है। हम घर में जरूर इसका प्रयोग करते हैं और हमारे घर के लिए काफी बेहतर माना जाता है। फ्यूज को इसने ही रिप्लेस कर दिया। बताइए, फ्यूज का भी परिवार चल रहा था, वो भी बेचारा यूज में लिया जा रहा था, उसका भी जीवन खराब हो गया। बोलिए तो, जैसे जैसे नया सामान आता है हम लोग उसका यूज करने लगते हैं, आप पुराना सामान को रिटायर कर देते हैं। तो ये गलत बात है ना। तो हमने क्या किया है साहब? फ्यूज को रिप्लेस किया है किसके द्वारा?
एमसीबी के द्वारा। क्यों? क्योंकि फ्यूज में रिवायरेबल था, वायर बदलना पड़ता था, यहां पर तो अब नहीं। अब तो और भी टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई है, आरसीसीबी आ गई है, एएलसीबी आ गई है, ठीक है। तो नई नई चीजें आती जा रही हैं, पुरानी जाती जा रही हैं, ठीक है। आइए साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। शशि रंजन जी, हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन जो है वो पूरी तरह से मैग्नेट का ही एक पार्ट है, ठीक है। और जब भी हम अपनी कक्षाओं में मशीन की चर्चा कर रहे होते हैं तो उस समय उससे जुड़े हुए बेसिक बातों को हम जरूर बच्चों को बता दिया करते हैं। आपका आदेश आया है तो उसका जरूर पालन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके आदेश को इम्प्लीमेंट करें और आपकी आज्ञा को पालन करते हुए हम आपको मैग्नेटिक सर्किट के बारे में परिचर्चा करने का प्रयास करें, ये जरूर हम कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो अल्टरनेटर पैरेलल में काम कर रहा है, यदि उसमें से एक भार बढ़ाना हो तो उसके क्षेत्र उत्तेजन को क्या किया जाएगा। यानी दो अल्टरनेटर मान लीजिए ए और बी आपस में कैसे है, पैरेलल में है। इस पर लोड हम चाहते हैं बढ़ाना, इस पर लोड हम घटाना। तो इस पर यदि लोड आप बढ़ाना चाहते हैं, एक पर लोड बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका फील्ड एक्साइटेशन आपको क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो बहुत मजेदार पूछा है। आइए साहब, इस परिस्थिति में जरा ध्यान रखिएगा। हम क्या काम करेंगे, इनपुट के केप्ट कांस्टेंट इंक्रीजिंग द इनपुट टॉर्क। तो हम लोगों को क्या करना होगा, फील्ड को, इनपुट टॉर्क को बढ़ाते हुए किसको स्थिर रखना पड़ेगा, तो आपके फील्ड एक्साइटेशन को क्या करना पड़ेगा, अस्थिर रखना पड़ेगा। तो फील्ड एक्साइटेशन को हम क्या करें, कांस्टेंट रखें और इनपुट टॉर्क को हम बढ़ा दें तो बहुत अच्छा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए साहब, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। सोनू सिंह साहब, सेशन 5 आज से आरंभ हो रहा है, 31 तारीख का डेट उस पर लिखा गया है। आप काफ़ी मेहनती छात्र हैं। स्टिकर पर आपने देखा था कि 31 अगस्त उस पर लिखा था, तो 31 अगस्त आज ही है और आज रात 9 PM में पहला टेस्ट वहां आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल हैकर जी, आज ऑफलाइन रामबाण बैच में 1 बजे से क्लासेस होंगी। आपसे निवेदन है कि आप जरूर आइएगा, ठीक है। आप जरूर आइएगा, मुझे खुशी होगी अगर आप आएंगे तो। BSPSPCL का कंप्यूटर की तैयारी करने के लिए सुजय सर के माध्यम से कंप्यूटर की रामबाण बैच लाई गई है और ये बैचेज विद्यार्थी जी आपको 15 में 15 नंबर लाने के लिए बहुत मदद करेगी। यहाँ पर प्रश्नों की भी चर्चाएं हो रही हैं, यहाँ पर थ्योरी भी बताया जा रहा है और कई सारी चीजें स्पेशली यहाँ पर बताई जा रही है जो आपकी परीक्षा के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप 199 रुपए में इस बैच से हमारे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन में आपका स्वागत है हमारे बाजार समिति सेंटर पर। चाहे रामबाण कंप्यूटर हो, चाहे रामबाण इलेक्ट्रिकल हो, दोनों की जानकारी के लिए 7070177240 पर आप संपर्क करके विस्तृत चर्चाएं कर सकते हैं। तो जो अंतिम समय में तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं वो रामबाण का ही मदद लें और निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल करके रावण के नाभि में अमृत कलश को फोड़ दें और उसको हत्या कर दें, यानी आप BSPSL में सफलता प्राप्त कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूएल स्टार्टर जो है वह लगा होता है कैसे मोटर में साहब, तो ये तो हम समझ गए कि ड्यूएल लगा होता है 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में लगा होता है, पहली बात। दूसरा कह रहा है लघुपथन किसके द्वारा बचाया जाता। आप तो जानते हैं कि 5 HP तक का मेरा मशीन होगा वहीं पर ड्यूएल यूज होगा। अब पूरा नाम तो सबको मालूम है, डायरेक्ट ऑनलाइन। क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन होता है। विद्यार्थी जी यहाँ पर फ्यूज फ्यूज फ्यूज, यहाँ ओवरलोड रिले रिले रिले, ये किसी भी हाल में करंट के मान को घटाता नहीं है, समझ गए। ये करंट के मान को कम नहीं करता है, लेकिन इतना जरूर करता है कि अगर शॉर्ट सर्किट की स्थिति पैदा होती है तो आपका साहब स्विच फ्यूज यूनिट है, ये आपका क्या करेगा, निश्चित रूप से
उड़ जाएगा, डैमेज कर जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सही उत्तर क्या दे दें साहब, बैकअप फ्यूज जो है यही लगा हुआ है ना, F1 F2 F3 स्विच फ्यूज यूनिट SFU, यही बैकअप फ्यूज है, यही आपका डैमेज कर जाएगा। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़िए। विद्युत वायरिंग में लकड़ी के बोर्ड में उपयोग होने वाली अभ्रक सीट में अगर आपको स्क्वायर छेद करना है तो आप किसकी मदद से करिएगा, जल्दी से बताइए साहब। स्क्वायर छेद करना है तो किसकी मदद से करिएगा साहब जी? अच्छा प्रश्न है। विद द हेल्प ऑफ व्हिच एलिमेंट्स, व्हिच स्क्वायर साइज में अगर आपको होल बनाना है तो किसका यूज करिएगा, बताइए। कारपेंटर आरी का प्रयोग नहीं करेंगे, की होल सॉ और आपके पास हैक सॉ, यही दो ऑप्शन है, इसी दो में से किसी का प्रयोग करना है। ठीक है, इसी दो में से किसी का प्रयोग करना है। चलिए साहब जी हम लोग हैक्सॉ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैक्सॉ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए साहब जी, हाँ हैक्सॉ का देखिए, की होल सॉ तब प्रयोग होगा जब एक छोटा कोई छेद है और फिर उस छिद्र में ये बहुत पतला जैसा रहता है। क्या रहता है? बहुत पतला जैसा रहता है, ये ऐसा रहता है। अगर मान लीजिए मेरा बहुत छोटा छिद्र है तो उस छिद्र में ये वाला हिस्सा प्रवेश पहले कराना होगा। ठीक है, और जब इसका अग्रभाग प्रवेश करेगा तब थोड़ा 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 कट करके कट करके कट करके फिर ऐसे 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 कट करके कट करके कट करके और फिर कट करके कट करके कट करके और तब आप इसका शेप तैयार करिएगा। ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में आपका जब बोर्ड के भीतर कहीं पर होल है और तब उसको रेक्टेंगुलर करना है तो उस जगह पर की होल सॉ का यूज हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि अगर कह रहा बोर्ड में उपयोग होने वाली अभ्रक सीट में, तो अभ्रक सीट में यदि छेद करेंगे तब तो हमको इसी का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए साहब जी आइए, पूजा जी का आदेश आया है 63 नंबर को फिर से देख लीजिए, तो आपके आदेश का पालन भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं सरिया काटने में उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। डेली टेस्ट साथियों प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट पर होता है। डेली टेस्ट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन है हमारा, याद रखिएगा। जितने भी छात्र किसी भी तरह के टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट है। इस टेस्ट के में जाकर के ब्रह्मास्त्र टेस्ट आपको खोजना है, और ये जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट है वह डेली होता है और आपको इसमें 3000 प्रश्नों की परिचर्चाएं होनी है, जो कि 2500 के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए साहब, बाकी BSPSL का टेस्ट जो अभी हम चर्चा आपसे कर रहे हैं, यह सारी टेस्ट आपको कहां पर उपलब्ध है? प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर ही उपलब्ध है। इसको डाउनलोड करिए और वहीं जाकर के आप इन टेस्टों से अपनी तैयारी को करने का प्रयास करिए। सेल्फ कह रहा है साहब आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग क्या है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग साथियों, ये आपकी सिंगल वाइंडिंग की ट्रांसफार्मर होती है। स्टेप अप इससे हम 20% से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। क्या होते हैं? 20% से ज्यादा हम बढ़ा नहीं सकते हैं, और ये वैरिएक के रूप में यूज हो रहा है। वोल्टेज के मान को कम ज्यादा करने के लिए आप प्रैक्टिकल लेबोरेटरी वगैरह में भी इसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं साहब। तो याद रखिएगा कैसा यूज हो रहा है। वेरिएबल ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? तब इसका प्रयोग साहब परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर, यानी ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज के मान को कम ज्यादा कर सकता है, और ज्यादा तो निर्धारित से कभी नहीं करेगा, निर्धारित रेंज में कम ज्यादा करने का काम करेगा, इसलिए इसको वेरिएबल एसी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। और इसका प्रयोग तो आप देख ही रहे हैं, हम स्टार्टर के रूप में 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी करते हैं, वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, कह रहा विद्युत कक्ष तापक की 4 कुंडली ताप प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
यानी आपका इलेक्ट्रिक रूम हीटर में हमने 4 कॉइल लिया है और उसको हमने हीट प्रदान करने के लिए यूज किया है। मैक्सिमम हीट प्राप्त अगर करना है तो उसको कैसे जोड़ना पड़ेगा? विद्यार्थी जी, मैक्सिमम हीट यदि प्राप्त करना है तो सबको हमको पैरेलल में ही जोड़ना पड़ेगा। क्यों पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा? तो आप जानते हैं ना, पैरेलल में अगर आप जोड़ते हैं तो सबके सापेक्ष हमारी वोल्टेज का मान क्या होगा साहब? एक समान होगा और वोल्टेज के मान में कमी नहीं आएगी। परिणाम यह होगा कि सबके सापेक्ष हमें नेचुरली आपकी क्या होगी? हीट की मात्रा सस्टेनेबल, सुटेबल मिलेगी। इसलिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। साहब जी, ये बुक वॉल्यूम 2 की है, 20 सेट यहां पर बायलिंगुअल और सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। कंप्यूटर के नए प्रश्न भी दिए गए हैं और ये बुक आप जरूर खरीदिए और इससे प्रैक्टिस करिए, काफी मदद मिलेगी। सभी प्रश्नों का एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है जो आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, बुक प्रैक्टिस से डिस्कशन करवा दीजिए। मनीष गुप्ता जी जरूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा वेट करिए, समझ गए? बहुत जल्द वो समय भी आएगा जब हम आपके आदेश का पालन करेंगे, आपकी सेवा में बिल्कुल हाजिर रहेंगे। ठीक है, आइए साहब। कहना, किस स्थिति के लिए अधिकतम प्रदीपन की आवश्यकता होती है? तो साथियों, किस स्थिति में अधिकतम प्रदीपन चाहिए? मतलब प्रकाश आपको बेहतर चाहिए, इल्यूमिनेशन बेहतर चाहिए। साहब आप जानते हैं हॉस्पिटल वार्ड में बहुत रोशनी की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रूफ रीडिंग में भी आपको ठीक ठाक रोशनी चाहिए। असेंबली लाइन सबसे ज्यादा रोशनी कहां चाहिए? फाइन मशीन वर्क्स में। तो आपको याद रखना है, जो सूक्ष्म मशीनी कार्य होता है यहां पर हमको काफी ज्यादा इल्यूमिनेशन की जरूरत है। जैसे घड़ी साज है, छोटा छोटा कंपोनेंट होता है, उन सब जगहों पर आपको क्या करना है? बहुत ज्यादा रोशनी चाहिए। दैट मीन्स हम यहां पर 2000 मतलब 1500 से 2000 लक्स के रेंज में पहुंचने का प्रयास करते हैं विद्यार्थी जी। स्टेशन पर बहुत जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल वार्ड में भी डिपेंड करता है कि कौन सा वार्ड है। ठीक है, आइए साहब, चलिए अगला प्रश्न है, 2 अल्टरनेटर पैरेलल में जुड़ रहा है। क्या है? 2 अल्टरनेटर पैरेलल में जुड़ रहा है, तो उसके लिए कौन सी शर्त है? तो 2 अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, आवश्यक शर्त है, वह क्या है विद्यार्थी जी? टर्मिनल वोल्टेज दोनों का बराबर होना चाहिए, आवृत्ति बराबर होनी चाहिए और फेज सीक्वेंस बराबर होनी चाहिए। गलत है, कह रहा अलग अलग, गलत बात है साहब। फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। ठीक है, समान केवीए होना इट्स नॉट टू मच इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट थिंग इज दैट वी मस्ट कंसीडर द फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। आपका साहब फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और टर्मिनल वोल्टेज सेम हो तो अति उत्तम होता है। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे सुटेबल कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी होता है। इसीलिए हम सी को सही लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए आपके मित्र का एक आदेश आया था, ठीक है ना, आपके मित्र का एक आदेश आया था कि 63 नंबर क्वेश्चन को रीचेक करिए। तो चलिए उन आदेश का पालन करते हुए हम गाड़ी को मोड़ते हैं पीछे की तरफ और पहुंचते हैं 63 पर। देख लेते हैं कितना समय लगता है 63 पर पहुंचने में। लीजिए, अब तो आ ही गए हम, अब 63 पर हम आ गए। अब यहां पर देख लीजिए, जिन भी मित्रों ने यहां पर चर्चा किया था आ जाते हैं साहब। कह रहा 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन चुनने के लिए कह रहा है। तो ये देख लीजिए, इसके रोटर के लिए कोई कनेक्शन बाहर नहीं होता। तो रोटर से कनेक्शन बाहर करने की हमको जरूरत कहां है? इसके रोटर पर हमको एक्साइटेशन तो देना नहीं है। जब एक्साइटेशन हमको देना नहीं है तो बाहर कोई कनेक्शन हमको करना नहीं है। यह भी बात सही है। कह रहा है इसके स्टेटर में 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं, बिल्कुल बात सही है। फिर कह रहा है अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है जिसकी गति साहब ns बराबर 120 F/P होती है, यह भी बात बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है सस्ता भी होता है, मजबूत भी होता है, देखभाल ज्यादा नहीं करना पड़ता, अगर करना भी पड़ा तो क्या हो जाता है साहब? निश्चित रूप से बहुत कम करना पड़ता है। यह भी बात बिल्कुल क्या है? सही है। अब कहा आपसे कि गलत कौन है? इसमें तो कोई गलत ही नहीं है, इसमें कोई गलत ही नहीं है। जब कोई गलत ही नहीं है तो नेचुरली अब क्या हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन दिया था, इस जगह लिख दिया था सभी, तो सभी सही है।
कह रहा गलत कौन नहीं है, तो कोई गलत नहीं है, इसलिए इसको चेंज कर दिए, इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज कर दिए। उत्तर हम लोग नन ऑफ दीज को ले लिए कि दिया गया सब बात सही है, कोई गलत ही नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज को लेकर के हमको आगे बढ़ जाना है। मुझे उम्मीद है कि आज के डिस्कशन में आप सभी लोगों ने प्रश्नों को समझने का प्रयास किया होगा। आज का प्रश्न थोड़ा सा इजी था, आसान था, लेकिन फिर भी साहब इसको जो है केयरफुल रहना है, सतर्क रहना है। सब दिन ऐसा प्रश्न नहीं हो सकता है, इसीलिए आप लोगों को मेहनत करते रहना है। और जहां तक बात रही विद्यार्थी जी, जहां तक बात रही, ध्यान रखिएगा आपकी परीक्षा की, तो आप सब लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आपकी परीक्षाएं जो है साहब, आपकी परीक्षाएं जो हैं उसकी संभावना बन रही है। आप धैर्य रखिए, विभाग के वेबसाइट पर चेक करते रहिए, नोटिस जैसे ही आएगा जरूर आपको सूचना देंगे। लेकिन अमूमन ये मानकर चलिए अक्टूबर और नवंबर महीना जो है वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है कि नहीं। और इसकी चर्चा आ जाएगी। अब आपके बीच सुजय सर आएंगे और कंप्यूटर के प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। मैं कल फिर आपके बीच टेस्ट 35 के सॉल्यूशन के साथ उपस्थित होऊंगा। आप सब लोग याद रख लीजिए, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, बाजार समिति भिकना पहाड़ी और किसान कोल्ड स्टोरेज सेंटर पर एवरी सैटरडे संडे शाम 7 PM से 8:30 PM के बीच में BSPSL का फुल टेस्ट ऑफलाइन आयोजित होता है। और यही टेस्ट ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर प्राप्त होता है, जहां आप BSPSL फुल टेस्ट से जुड़ सकते हैं, ब्रह्मास्त्र टेस्ट से जुड़ सकते हैं, कंप्यूटर के भी डेली टेस्ट से जुड़ सकते हैं। तो आप जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतर करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उज्जवल भविष्य की। माइक का बंदे था। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अरे गुड मॉर्निंग, अरे सब कुछ ठीक ठाक है ना? चलिए बताइए जरा, क्या पढ़ना है? कंप्यूटर। आइए फिर मैदान में, बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? टेस्ट कितने लोग मारे हैं? अच्छा आ गए हैं आप लोग, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, रोज टेस्ट का सॉल्यूशन का अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी हम एक्सपोर्ट करते तुरंत क्वेश्चन कराएंगे, काहे चिंता कर रहे हैं आप? आज कितना नंबर? 35 है ना? 34 होगा हमको लग रहा। सुदामा जी ये क्वेश्चन को ज्यादा काट दिए, फट रहा है पूरा क्वेश्चन। चलिए, आप लोग को दिख रहा है क्या है क्वेश्चन? एक बार बताइए जरा, दिख रहा है? दिख रहा है क्या? ओ बड़ी होशियार है, क्या बात है, कंप्यूटर है आपसे न। हाँ ठीक है, आंसर बताइए, आंसर आंसर बताइए, आंसर बताइए जल्दी, क्या होगा? कह रहा है कि जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान को दर्ज करते हैं, मतलब उसमें लिखते हैं, उसके बाद आप इंटर प्रेस करते हैं तो क्या होगा? जब इंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपका जो कर्सर है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे वाला सेल में चले जाएगा। मतलब ये किसका MS एक्सेल की बात कर रहा है, हम किधर बनाए, जगह ही नहीं कहीं छोड़े हैं। ठीक है, देखिए ये जैसे कि मान लीजिए आपका कोई एक्सेल का सीट है, ठीक है ना? एक्सेल है, आपको ये पता है कि नीचे की तरफ जो भी होता है आपका ABC से लेकर के लास्ट कहाँ तक होता है? XFD तक, और इसी को 16,384 बोलते हैं। और ये टोटल क्या आपका? कॉलुमन है। क्या आपका?
कॉलम है। और ये आपका 1 2 3 4 से लेकर के 10,48,576, ये क्या होता है आपका, तो टोटल आपका रो है। और इसी को क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, तो सेल है। इस सेल में कुछ भी लिखे ABCD तो कर्सर अभी इसी में है, और जब इंटर दबाएंगे तो कर्सर यहां से कहां, यहां भाग आएगा। समझ गए, जब इंटर दबाएंगे तो कर्सर आपका यहां से यहां भाग आएगा। एक मतलब आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये सॉल्यूशन भी दिख रहा है आपको बोर्ड पर, दिख रहा है। वॉल्यूम 2 में जो क्वेश्चन का लेवल है कहां से दिया गया है, वॉल्यूम 2 भी कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों एक के साथ करा देंगे, ठीक है सर जी। कब, हाँ हो जाएगा, होगा तो बता देंगे ना आपको, अभी नहीं हुआ है, ठीक है। इधर आइए, हाँ क्या नाम है, ठीक है। अगला बताइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए, बताइए। ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि आपका सोशल नेटवर्किंग पहली बार जो है पॉपुलर कब हुआ था या लोकप्रिय कब हुआ था, तो ये 1997 में हुआ था। तो ये तो आपको याद रखने वाला क्वेश्चन स्टैटिक है, ठीक है ना, स्टैटिक क्वेश्चन है। सर लाइक भी करना है क्या, नहीं लाइक मत कीजिए, वीडियो को करिएगा, हमको मत कीजिए, नहीं मम्मी मना करती है सब करने से। चलिए इधर देखिए, ठीक, इधर देखिए, देखिए कह रहा क्या, रूलर को छिपाने या दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अगर रूलर को छुपाना है या दिखाना है तो किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, रूलर को छिपाने और दिखाने के लिए। 38 का बताइए। देखिए जैसे ही आप सबसे ऊपर में देखेंगे तो आपका टाइटल बार होता है, टाइटल आपका बार होता है, टाइटल, टाइटल आपका बार होता है। टाइटल बार में आपका बाय डिफॉल्ट जो आपका MS वर्ड की बात करें, आपका MS आपका वर्ड की बात करें तो इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है आपका डॉक्यूमेंट आपका 1 होता है, ठीक है। इस टाइटल बार के नीचे देखिएगा तो आपका मेन्यू बार दिखेगा। कौन सा बार दिखेगा, आपका मेन्यू बार दिखेगा। मेन्यू बार में आपका क्या क्या होता है, तो फाइल मेन्यू होता है, उसके बाद आपका होम होता है, होम के बाद यहाँ देखिएगा वगैरह वगैरह बहुत सारा होता है। उसके बाद आपका रिव्यू होता है, और फिर आपका अन्य की व्यू मेन्यू होता है। यही व्यू मेन्यू में जब आप जाएंगे तो यहीं पे आपको क्या मिलेगा, इस व्यू मेन्यू के अंदर आपको किसी भी चीज को छुपाने, मतलब जो रूलर है उसको छुपाने और दिखाने का ऑप्शन होता है। जब उसको छुपा लेंगे मतलब अनहाइड हाइड कर देंगे तो नहीं दिखेगा, और जब आपका अनहाइड रहेगा तो वो चीजें आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आपका व्यू मेन्यू हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, व्यू मेन्यू के अंदर आपका क्या क्या होता है, तो आपका ये तो होता ही है, व्यू मेन्यू के अंदर आपका रूलर तो होता ही है, आपका रूलर होता है। रूलर के साथ और क्या होता है आपका, तो यहाँ व्यू मेन्यू में आपका एक तो रूलर होता है, दूसरा आपका ग्रिड लाइन होता है, आपका आने की ग्रिड लाइन। रूलर मतलब क्या, इसे हम मार्जिन को सेट करते हैं, क्या होता है मार्जिन, मार्जिन को सेट करते हैं। कहाँ सेट करते हैं, पेज में। मतलब जो आपका पेज है और पेज के बगल में जो आप टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं तो दोनों के बीच में जगह जो छूट गया ना, उसी को क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं, ठीक है, मार्जिन कहते हैं। समझ गए बातों को, मार्जिन कहते हैं, ठीक है। चलिए, और मार्जिन को और कहीं इधर उधर से पैराग्राफ में घसका लेते तो उसको इंडेंट कहते हैं, ठीक है। हाँ सर, टेस्ट वाला का मिलेगा, ठीक है। अगला देखिए, हो गया ये, समझ गए बात, आगे आइए बताइए। IPv4, अच्छा क्वेश्चन का आंसर पहले ही बता दिए, अगर मतलब टेस्ट पेपर रखे हैं अपने पास में, कल वाला टेस्ट, इसका बताइए क्या होगा, बताइए 39 का आंसर बताइए। कर IPv4 एड्रेस कितना बीट होता है, देखिए जब वही आपसे IP एड्रेस की बात करेगा, एड्रेस की बात करेगा ना, तो एक मतलब आपका दो चीजों को ध्यान रखना है, आपका IPv4 एंड दूसरा आपका IPv आपका क्या 6। IPv4 कितना होता है आपका, तो 32 आपका बिट्स का होता है, और IPv6 कितना होता है, तो 100 आपका 28 बिट्स का होता है। IPv4 आपका 4 आपका बाइट का होता है, और आपका 8 निबल का होता है। ये कितना आपका 16 आपका यानी कि बाइट का होता है,
और 32 आपका निबल का होता है। एक मैक एड्रेस भी ध्यान रख लीजिए, किसका? आपका मैक, AMAC मैक। देखिए मैक का मतलब होता है आपका यानी कि मीडिया एक्सेस, एक्सेस आपका कंट्रोल होता है। क्या होता है? मीडिया एक्सेस आपका कंट्रोल होता है, जो कि आपका 48 आपका बिट्स का होता है और ये आपका 6 बाइट का होता है। ठीक है, और आपका 12 निबल भी इसको आप बोल सकते हैं। तो जरा इसको एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन ए हो ही जाएगा। ले लीजिए जरा शॉर्ट स्क्रीन, हो गया? हो गया। चलिए 36 का रीच चेक कीजिए सर, 36 का रीच चेक करे। चलिए बताइए क्या रीच चेक करे? कर्सर आपका नीचे से क्या कर आपका अंग्रेजी में पढ़ने दीजिए। कह रहा था कर्सर आपका विल बी मूव द लोअर। ठीक है ठीक है ठीक है, बी होगा। अरे बी होगा बाबा, बी 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 होगा। बी सही है, सही है, हम यहाँ समझाए बिल्कुल सही है। नीचे आ जाएगा कर्सर, ठीक है ना? ठीक है, गलत लग गया, कोई बात नहीं, ठीक है, कर लिए ना रीचेक। आइए चलिए, ये आप समझ गए, ये क्वेश्चन समझ गए। एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। 36 का बी होगा सर, हाँ बी लगा दिए, 36 का बी लगा दिए। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको कंप्यूटर पढ़ना है चाहे ट्रेड पढ़ना है, दोनों के लिए बेस्ट क्वालिटी आपके पास अवेलेबल है रामबाण बैच में, ठीक है ना? तो अगर BSPCL का तैयारी करें तो सीधे रामबाण से जुड़ना है। कंप्यूटर ट्रेड आपको दोनों मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा, उसमें कहीं भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। समझ गए बातों को? तो बेस्ट क्वालिटी मिनिमम प्राइस के साथ आपको मिल जाएगा और दोनों का टेस्ट भी अवेलेबल है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर, आपका टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्या कर रहा है समझिए। कर आपका इंटरनेट टेक्नोलॉजी में आपका DNS का पूर्ण रूप क्या है? DNS का आपका पूर्ण रूप क्या है बताइए, क्या होगा DNS? दो फास्ट, डोमेन नेम सिस्टम। लक्ष्मी का सबसे पहले धारा प्रवाह आंसर है। डोमेन नेम सिस्टम लगाओ सर, डोमेन नेम आपका सिस्टम क्या लगाओ? डोमेन नेम सिस्टम लगाओ। ये डोमेन नेम क्या? जैसे कि मान लीजिए कोई ईमेल आईडी लिखते हैं, आने की कोई ईमेल लिखते हैं, ईमेल का मतलब क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक आपका मेल होता है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है। चलिए, और इसमें आपका क्या होता है ना, जैसे कि मान लीजिए किसी का मेल लिखे ABCD लिखे @ और आपका GMAIL gmail.com लिखे, तो यही जो लास्ट में लिखे ना, ये आपका क्या होता है? डोमेन नेम। क्या होता है आपका? यानी कि डोमेन आपका नेम होता है। और ये आपका क्या होता है? यूजर नेम। यूजर आपका नेम, या इसी को क्या बोलते हैं? अकाउंट। अकाउंट आपका नेम होता है। समझ गए बातों को? यूजर नेम होता है और आपका अकाउंट नेम भी होता है ये, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन क्या है समझिए, ठीक है। आगे आपका निम्न में से कौन आपका स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है? स्टोरेज का सबसे बड़ा कौन है? आइए एक के बारे में कामे तमाम कर देते स्टोरेज का। देखिए सबसे पहले बात आपको क्या याद रखना है कि आपका 1 बाइट बराबर कितना होता है? तो 8 आपका बिट्स होता है। और एक आपका निबल, एक निबल बराबर आपका 4 आपका बिट्स होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक आपका किलो बाइट बराबर कितना होता है? 10 आपका 24 बाइट होता है। अब हम बढ़ते क्रम में यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले KB, MB, GB, TB, उसके बाद आपका PB, उसके बाद आपका यानी कि PB, उसके बाद आपका EB, फिर आपका जोटा बाइट, उसके बाद आपका योटा बाइट। तो ये बढ़ते क्रम में देख लीजिए। तो सबसे बड़का होता है योटा बाइट। दिया है कहीं? नहीं दिया है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद जोटा बाइट नहीं दिया है सर, योटा बाइट भी नहीं दिया है, पेटा बाइट भी नहीं दिया है, TB दिया है, तो मतलब ये आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो सबसे बड़का पूछा है तो नीचे से जाना है, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। सर मन का आंसर पढ़ रहे हैं आपको, कोई बात नहीं सर, चलने का पढ़ाई से। चलिए क्या क्या लिखते रहते हैं, ठीक है, क्या क्या लिखते रहते हैं आप लोग जी, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ले लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया है। अगला बताइए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। क्या कह रहा है? पढ़िए क्वेश्चन को, आंसर दीजिए। कह रहा है कि सामान्यतः आपका प्रयोजन अनुप्रयोग व विशेष आपका प्रयोजन अनुप्रयोग को संशोधित करने के लिए विशेष रूप में आपका डिजाइन किए गए आपका
ग्राम्स क्या कहलाता है। तब मतलब कोई भी पार्टिकुलर काम को करना है तो उसके लिए, कोई पार्टिकुलर या स्पेशल वर्क को करना है तो उसके लिए आपका जो होता है क्या होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या सिस्टम, सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कोई भी पार्टिकुलर वर्क को करना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा आपको। समझ गए बात। तो किसका यूज करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि जितना आपका पीडीएफ देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सब क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो जैसे आपका विंडो हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, डॉस हो गया, ये सब के सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि है ऑपरेटिंग सिस्टम लेकिन इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। समझ गए बात। ठीक है, आगे बढ़े। आइए अगला आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि फॉर्मेटिंग टूल बार पर कई बटन आपका होते हैं जिसको कैल्क वर्कशीट के न्यूमेरिकल डेटा पर आने की प्रायः प्रयोग कर सकते हैं। ये बटन आपका क्या होता है बताइए, ये बटन आपका क्या होता है। तो ये बटन आपका करेंसी स्टाइल भी होता है, जैसे कि रुपा का कैसे होता है, तो सर रुपा का ऐसे होता है, डॉलर का होता है तो करेंसी स्टाइल होवे करता है। परसेंटेज स्टाइल भी होता है कि परसेंटेज दे दिए एक बार सिलेक्ट करके, जो भी चीज लिखेंगे परसेंटेज में जाएगा। कॉमा स्टाइल भी होता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी 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 हो जाएगा, डी। समझ गए। आइए 44 कह रहा है कि मेन्यू में किसी कमांड से जुड़े आइकन चित्र एमएस एक्सेल के डैश में दिखाई देता है। एमएस एक्सेल के कहां दिखाई देता है, सर बहुत गैस कर रहे हैं। ठीक है, सबको चुप कराइए नहीं तो एक बार फोटो खींच लीजिएगा। चलिए करने दीजिए, अरे मारने दीजिए, थोड़ा बहुत गप हंसी मजाक भी अच्छा लगता है, करने दीजिए सब लोग को मिला जुला के। हाँ आइए चलिए, सुबह वाला क्लास आप लोग देखते हैं 7 बजे जो कंप्यूटर का क्लास चलता है इसी यूट्यूब पर, उसको जरूर देखिए, बहुत बेनिफिट उससे मिलेगा। ठीक है ना, उसको जो डेली अभी जो चल रहा है ना टेस्ट का डिस्कशन, उसको देखिए, बहुत बेनिफिट उससे मिलेगा आपको। ठीक है ना, जो टेस्ट का डिस्कशन चल रहा है, ये मत सोचिए कि खाली बेल्ट्रॉन वाले के लिए, आप उसको देखिएगा ना तो आपका लेवल बढ़ जाएगा, आपका लेवल बढ़ जाएगा उस टेस्ट से। ठीक है, देखिए एक बार देख करके तो देखिए, जो सुबह में चलता है ना उस क्लास को जाइएगा, अभी क्लास खत्म होगा तो एक बार उसको देखिएगा, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, ये सब क्वेश्चन धुआं धुआं उड़ जाएगा। समझ गए, इतना उसमें एक्सप्लेनेशन कर देते। कह रहा है कि मेन्यू में आपका किसी कमांड से जुड़े आइकन या आपका चित्र एमएस एक्सेल के डैश में दिखाई देता है। कहां दिखाई देता बताइए, कहां दिखाई देता। 44 का आंसर जल्दी जल्दी बताइए, 44 का आंसर क्या हो जाएगा। अरे टूल बार कोई नहीं दिया आंसर, क्या टूल बार आंसर, हाँ दिया, बहुत लोगों ने टूल बार आंसर दिया। ठीक है, राहुल आपका सही है। ठीक है, काजल का भी सही है, गौरव का भी सही है, अरविंद का भी सही है। ठीक है, चलिए आंसर का आ जाएगा आपका टूल बार। ठीक है, इसी टूल बार को कई बार रिबन भी बोलते हैं, रिबन भी बोलते हैं, रिबन भी बोलते हैं। अगला देखिए, कार्य आपका क्या बताइए, एमएस वर्ड 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथन में आपको क्या ढूंढना है, तो सत्य या असत्य ढूंढना है। क्या ढूंढना है, तो आपको सत्य ढूंढिए या असत्य ढूंढिए। ठीक है, तो कौन सा इसमें से सत्य है या असत्य बताइए। कह रहा है क्या, लैंडस्केप आपका ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई चौड़ाई से अधिक होता है। बिल्कुल गलत है, ये नहीं सही है, गलत है। अगला कह रहा है कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में किसी पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से आपका अधिक होता है, तो ये भी आपका गलत है, दोनों गलत है। अब हम यहां बना देते हैं दोनों, देखिए जैसे कि अगर लैंडस्केप की बात करें, लैंड एस्केप की बात करें तो मतलब आपका पेज कैसे होगा, ऐसे होगा, ये आपका लैंडस्केप है। मतलब आपका इसमें क्या होगा, चौड़ाई ज्यादा होगा। क्या होगा आपका, चौड़ाई आपका ज्यादा होगा। दूसरा समझिए, दूसरा आपका क्या है, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट में आपका क्या होता है, ऊंचाई ज्यादा होता है, ये पोर्ट्रेट, इसमें आपका ऊंचाई ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। पोर्ट्रेट में आपका ऊंचाई ज्यादा होता है। समझ गए बात। पोर्ट्रेट में क्या होता है, ऊंचाई ज्यादा होता है। दोनों आपका क्या गलत, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। दोनों क्या गलत, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, दोनों गलत है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, बोथ रॉन्ग, स्टेट खड़ा होते हैं। ठीक है, हाँ अरे बगल में हो गया, कोई बात नहीं, लीजिए हो गया। अब
जी सर, ठीक है सर। कल व्हाट्सएप स्टेटस में किनका फोटो लगाए? व्हाट्सएप स्टेटस में फोटो लगाए थे? अरे तुमको कैसे पता चल गया? ओए कैसा बुड़बक है तुम लोग? हाँ, कहाँ से तुमको नंबर आ गया जो व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा है तुम मेरा? चलिए इधर देखिए। हाँ इधर देखिए इधर। चलिए कह रहा है क्या आपका BSPCL के लिए आपका रामबाण बैच है। मैं पहले भी आपको बताया हूं कि ट्रेड के लिए कंप्यूटर दोनों के लिए है और इसे आप बेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं। अभी एग्जाम में थोड़ा टाइम है, फटाफट आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन आपका कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए आपका बाहरी खतरा नहीं है? इस बात को ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है खतरा नहीं है, तो कौन खतरा नहीं है? हाँ 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 हाँ, और हंसिए और हंसिए, आंसर मत दीजिए, और हंसिए खाली। कौन सा बाहरी खतरा नहीं है? अरे हार्डवेयर खतरा है, ये एडवर्टाइजमेंट से आता है आपका। एडवर्टाइजमेंट से आपके अंदर में प्रवेश कर जाता है। क्रैकर्स भी आपका खतरा है, ट्रोजन हॉर्स भी खतरा है। ये कैसे खतरा है? तो ये दिखता कैसा है? फेथफुल। ये आपका दिखता है फेथफुल, फेथफुल होता है कैसा? होता है हार्मफुल, हार्मफुल होता है। होता कैसा है? हार्मफुल होता है, ठीक है ना। होता कैसा है? हार्मफुल। दिखता है फेथफुल, होता कैसा है? हार्मफुल। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। इसमें से आपका सभी सही है। क्या सही है? सभी सही है, ठीक है सर। मालवेयर के बारे में रिफ्रेश करा दीजिए। मालवेयर एक आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, जैसे जितना वायरस, ट्रोजन और फलाना ढमकाना जितना हो गया जो आपके कंप्यूटर को क्षति पहुंचा सकता है, वो सब के सब आपका क्या है? तो मालवेयर है। वो सब के सब क्या है? आपका मालवेयर। अगला देखिए, अगला आपका कह रहा है कि सास क्या है? ये वो वाला सास नहीं है, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। क्या आपका? तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आपका होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज ए आपका सर्विस होता है। सास क्या होता है आपका? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है, ठीक है। सास क्या होता है आपका? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। हाँ, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है तो क्या हो जाएगा आपका? बताइए। ये आपका मल्टी टैलेंट भी होता है और आपका सिंगल इंस्टेंट भी होता है, दोनों होता है आपका, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। ये कई बार फुल फॉर्म भी पूछा है तो ध्यान रखिएगा। सास का फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी पूछा था। नहीं 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 नहीं, अरे ये वाइफ वाला सास नहीं है, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। कुटाओगे तुम। इधर देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आपका विशुद्ध रूप से आउटपुट डिवाइस नहीं है? कह रहा आउटपुट डिवाइस नहीं है प्योरली, तो आपका प्रिंटर प्योरली आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी प्योरली आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आपका प्योरली आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर होता ना अगर प्रोजेक्टर ये भी आपका क्या आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ये स्क्रीन आपका नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं कुछ इनपुट डिवाइस का नाम लिख देता हूँ। आउटपुट का तो हो गया, स्पीकर भी यहाँ लिख लीजिए, आप स्पीकर भी लिख लीजिए। स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस का, इधर देखिए, अगर हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस का तो कौन कौन हो जाएगा आपका? तो आपका कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है? स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया। उसके बाद आपका ट्रैक आपका बॉल हो गया, यानी कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, यानी कि उसके बाद आपका ट्रैक बॉल हो गया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर आपका रीडर हो गया, उसके बाद आपका OCR हो गया। तो ये सब आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है, समझ गए। इसका एक फोटो ले लीजिए जरा, फोटो। बहुत हंसी आ रहा है, तैयारी बढ़िया है इसलिए सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है, या कुछ पता नहीं चल रहा है इसलिए हंसी आ रहा है। हाँ, हंसी आने का दो रीजन हो सकता है। हाँ, ये भी लिख सकते हैं आप। देखो बबुआ आंसर दिए ट्रैक बॉल, हम तो ट्रैक बॉल लिखे नहीं हैं, लिख तो दिए हैं। फिर ये दर्शी ज्यादा एडवांस मत बनो,
पढ़ाई पर फोकस करो, सही बता रहे हैं आप, गाइड भी कर रही हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। बताइए 49 नंबर क्या होगा, 49 नंबर बताइए। हाँ, कह रहा है कौन सा प्रकार का आपका यानी कि विहार वातावरण है जिसमें विषय को वास्तविक पर्यावरण से अलग अलग किया जाता है। कह रहा है विच टाइप्स ऑफ आपका वी आर इन्वायरमेंट इन विच सब्जेक्ट आर आपका आइसोलेटेड फ्रॉम द आपका रियल इन्वायरमेंट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए जल्दी से, डू फास्ट। 49 का आंसर बताइए, बताइए फास्ट में क्या हो जाएगा 49 का, किसी का भी आंसर नहीं है, क्या होगा, क्या होगा, सबका गलत है। हाँ, ए वाला सही है, बाकी सी वाला गलत है, ए वाला सही है। ए जिसका भी आ रहा है, बहुत लोग का आ रहा है, ए सही है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इमर्सिव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इमर्सिव हो जाएगा, ठीक है। सेमी इमर्सिव नहीं, इमर्सिव हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बताइए ईमेल का, लास्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा ईमेल का, ईमेल का लास्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा। नहीं बताने का इरादा है सर, 50 का बी ठोक दो सर। कह रहा है ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है, सही बताना है। कह रहा है कि ईमेल में अटैचमेंट के रूप में पीडीएफ और आपका जीप फाइल दोनों एक साथ नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता, दोनों हो सकता है, मतलब ये बात गलत कह रहा है। कह रहा है सीसी फील्ड यानी कि आपका खाली हो सकता, बिल्कुल खाली छोड़ सकते हैं। सीसी का मतलब हो गया आपका कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। और बीसीसी का मतलब क्या हो गया, ब्लाइंड आपका कार्बन कॉपी, ठीक है। टू फील्ड आपका खाली नहीं छोड़ सकते, गलत बात है, खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता, बस वो अटैचमेंट का साइज जो है 25 MB से कम होना चाहिए, हो सकता है। ऑप्शन ए भी आपका गलत है। ईमेल के बारे में कुछ बातें लिख लीजिए, ईमेल के बारे में। ईमेल, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, फुल फॉर्म है इसका। दूसरी बात क्या है, ईमेल को खोज या इन्वेंट किसने किया था, बनाया किसने था, तो आपका रे टॉमिल्सन, ठीक है। कब, 1971 में। और बात क्या याद रखना है कि ईमेल को आपका यहाँ पे कि फ्री स्पेस कितना मिलता है, फ्री स्पेस कितना मिलता है, 15 आपका जीबी। और उसके बाद यहाँ पे कि अटैचमेंट लिमिट कितना है, अटैचमेंट जो आपका लिमिट है कितना, तो आपका 25 MB है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सब चीजें आपको याद रखना है ईमेल से, ठीक है। तो इतना बात, इसके बाद इसका एगो सेंड करने के लिए होता है, यानी कि सेंड के लिए प्रोटोकॉल SMTP, और रिसीव करने के लिए जो होता है आपका POP आपका IMAP होता है। ये किस लिए होता है, रिसीव के लिए, रिसीव के लिए। समझ गए बात, तो इतना बात ध्यान में रखना है, ठीक है। हो गया, चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का, तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे अगले टेस्ट डिस्कशन में, यानी कि आपका कल रविवार को, आज है शनिवार, ठीक है। चलिए सर, वो कौन है, कौन है, देखे तनका इसका, ये कौन है। मिशन बेल्टोन एप्लीकेशन पर लाइव नहीं चलता है, लाइव चलता है रोशन, मिशन बेल्टोन आपका चलता है, ठीक है। यार का फुल फॉर्म काहे के लिए डिलीट कर दिए, हम अभी आपको चेक कर रहे थे कि कौन है। हाँ अगर अभी डिलीट नहीं, हाँ ये कौन है, कौन है नंद, तुमको ना अगले क्लास में इतना भटकाएंगे ना, समझ रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है, हाँ चलिए अब मिलेंगे अगले क्लास में, सब कुछ बताएंगे अब, ठीक है। चलिए थैंक यू। सैटरडे संडे को, ओनली सैटरडे संडे, ठीक है। अरे सब कुछ को रिप्लाई थोड़े ना दिया जाता है। चलिए ठीक है, बाय।